अध्याय 461 निषिद्ध पृथ्वी मंत्र भाग 3। 9वें सेंट गार्ड, उसने ऐसा कैसे किया? ये बिल्कुल पागलपन है, मेरी कल्पना से भी अधिक। लॉन्ग हाओचेन ने अपने बिछड़ने के समय 9वें सेंट गार्ड के चेहरे पर आए अजीब भाव को याद करते हुए अनजाने में अपनी छाती पर सुनहरी खोपड़ी को सहलाया। उसकी आत्मा के उतार चढ़ाव में कुछ क्रूरता, द्वेष और भावना झलकती थी। बहुत स्पष्ट रूप से 9वें सेंट गार्ड ने उस समय पहले ही इस योजना पर निर्णय ले लिया था। अन्य 3 संत रक्षकों की ताकत उधार लेकर भी पूरे पहाड़ को गिराने में सक्षम होना फिर भी एक भयानक उपलब्धि थी, जो निश्चित रूप से एक निषिद्ध जादू के जादू से मेल खाने में सक्षम थी। ठीक है, एक वर्जित मंत्र। यदि आप मुझसे एलायंस पक्ष के बारे में पूछते हैं तो मैं शायद इसे केवल निषिद्ध पृथ्वी मंत्र के स्क्रॉल के उपयोग से समझा सकता हूं। सच तो यह है कि भले ही 9वें सेंट गार्ड द्वारा इस्तेमाल किया गया यह मंत्र शक्तिशाली था, फिर भी इसे निषिद्ध मंत्र की ताकत तक पहुंचना बाकी था, या ये कहा जा सकता था कि यह केवल इस सीमा की सीमा तक पहुंच गया था। यदि यह सच्चा पृथ्वी तत्व वर्जित मंत्र होता तो इसका परिणाम निश्चित रूप से एक भी पर्वत का पतन नहीं होता। एक सच्चा निषिद्ध जादू पूरी पर्वत श्रृंखला को तुरंत ध्वस्त कर देगा, जो दुश्मनों पर गिरने वाले उल्काओं की बौछार में बदल जाएगा। लेकिन यह मत सोचिए कि सभी 9वें चरण के पावरहाउस निषिद्ध मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम थे। यहाँ तक कि 2 लाख से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा इकाइयों में भी आवश्यक रूप से निषिद्ध मंत्र को क्रियान्वित करने की क्षमता नहीं होगी। किसी निषिद्ध मंत्र का उपयोग करने के लिए उच्च तात्विक समानता की आवश्यकता होती है, और सफल होने के लिए मंत्र को शुरू से अंत तक पूरा करना पड़ता है। निषिद्ध मंत्रों में बड़ी मात्रा में असुरक्षा होती है, और एक निषिद्ध मंत्र आवश्यक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली नहीं होगा। उचित स्थिति में उपयोग किए जाने पर ही यह विनाशकारी परिणाम दिखा सकता है। राक्षस आखिरकार बाहरी थे जो इस दुनिया से नहीं आए थे, तो राक्षस के लगभग सभी निषिद्ध मंत्र पिछले 6000 वर्षों में बनाए गए थे। उनकी संख्या कम नहीं थी, और उन सभी की सक्रियता के लिए बहुत कठिन आवश्यकताएं थीं। शीर्ष 10 में से केवल एक दानव देवता ही निश्चित रूप से निषिद्ध मंत्र का उपयोग करने में सक्षम होगा, और निम्न श्रेणी के राक्षस देवताओं के लिए इसकी गारंटी देना कठिन होगा। वास्तव में यह उपयोगकर्ता की स्वयं की समझ के स्तर और अन्य पहलुओं पर निर्भर करता था। यद्यपि 9वें पवित्र रक्षक ने एक पहाड़ को गिरा दिया, लेकिन जिस मंत्र का उन्होंने प्रयोग किया उसमें सामान्यतः निषिद्ध मंत्र की तुलना में बहुत कम आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हुई। अन्यथा वह इसे कैसे पूरा कर पाता? लेकिन फिर भी यह मंत्र उसके और अन्य संत रक्षकों के बीच की दूरी को परखने के लिए पर्याप्त था। जब तक 9वें सेंट गार्ड ने यह मंत्र पूरा नहीं किया, तब तक लॉन्ग हाओचेन को बाकी तीनों द्वारा उसके लिए रखे गए महान सम्मान का कारण समझ में नहीं आया था। 9वें पवित्र संरक्षक धर्मी ने जो प्रयोग किया वह एक संयोजन मंत्र था, जो उसके तत्व के विभिन्न मंत्रों से जुड़ा था। पूरी प्रक्रिया वास्तव में उतनी जटिल नहीं थी, लेकिन जैसा कि कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है, इसे प्राप्त करने के लिए न केवल बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और आधार के रूप में पहाड़ पर निर्भर रहना होगा। इसके लिए अत्यंत सावधानीपूर्वक गणना, नियंत्रण, गति और सभी प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना आवश्यक था ताकि केंद्रीय बिंदुओं को खोजा जा सके। सामग्री: यदि यह पर्वत शिखर थोड़ा भी बड़ा होता तो 9वां पवित्र रक्षक इस जादू को पूरा करने में असमर्थ होता। इससे भाग्य मानवीय पक्ष पर बना रहा। इन शक्तिशाली पृथ्वी तत्व क्षमताओं पर भरोसा करते हुए 9वें सेंट गार्ड ने इसे अंदर से नष्ट करने से पहले सीधे पहाड़ के शरीर में ड्रिल किया। बेशक मुद्दा पूरे पहाड़ को नष्ट करने का नहीं था, बल्कि गिरने से पहले उसे राक्षस सेना के पक्ष में झुकाने का था। और इस दौरान येटिंग द्वारा सक्रिय किए गए जादू से राक्षस अभी भी विचलित और भ्रमित थे। 9वें होली गार्ड द्वारा इस्तेमाल किए गए पहले मंत्र को फॉसिल सॉफ्टनिंग कहा जाता था। ये बड़ी मात्रा में चट्टान का उपयोग करता है, जमीन से बड़ी मात्रा में सार स्थानांतरित करता है। इसे नरम करने के लिए इन अंतरालों को बड़ा करने से पहले पहाड़ के शरीर के अंदर अंतराल बनाता है। जब उल्लंघन एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं तो उन्होंने इस पर्वत श्रृंखला पर उच्च स्तरीय वन अर्थ फ्लड मंत्र को क्रियान्वित करते हुए अपनी सारी शक्ति ग्रेविटी तकनीक में लगा दी। इस जादू की भयानक शक्ति का तो जिक्र ही नहीं, इस तरह का जादू बनाने की रचनात्मकता ही इस युग के जादूगरों द्वारा हासिल किए गए स्तर से काफी आगे निकल गई। बेशक वर्तमान 9वें सेंट गार्ड को इस प्रक्रिया में एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिससे उसे अपने अन्य साथी संत गार्डों के साथ गहरी नींद की लंबी अवधि में जाना पड़ा। हालांकि फिलहाल लॉन्ग हाओचेन को उनकी ज्यादा जरूरत नहीं थी। टेम्पल एलायंस में लौटने के बाद वह अपनी मदद का उपयोग करने के लिए उन्हें हल्के में नहीं लेंगे। आखिरकार अंततः नेक्रोमेंसी से पैदा हुए प्राणियों के रूप में उनकी अपनी स्थिति थी, जो आसानी से कुछ अनावश्यक गलतफहमी को जन्म दे सकती थी। फिर भी कितनी शर्म की बात है।
उत्तेजना के इस छोटे से समय के बाद लॉन्ग हाओ चेन खुद को अपनी दाहिनी मुट्ठी से अपनी बाईं हथेली पर मारने से नहीं रोक सका। सच में, यदि एलायंस टेम्पल के पास पृथ्वी पर बाढ़ के अचानक हमले के बाद कुलीनों की एक टुकड़ी खड़ी होती, तो शायद सभी राक्षस इस प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला में अपने भाग्य के अंत तक पहुंच जाते। उनके साथी अभी भी पर्वत श्रृंखला में थे। लॉन्ग हाओ चेन ने अब इन मामलों पर ध्यान देने की हिम्मत नहीं की। पालथी मारकर बैठने की स्थिति में उसने जल्दी ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली। उनके साधना स्तर, उनकी 3 आध्यात्मिक गुहाओं और भगवान द्वारा चुने गए उनके गुणात्मक लाभ के साथ पूरी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में उन्हें 1/4 घंटे का समय लगा। इतने सारे बहादुर आत्माओं को समाहित करने के बाद टॉवर ऑफ इटर्निटी अपने नए मालिक के प्रति बिल्कुल भी कंजूस नहीं था। यहाँ प्रकाश सार की सांद्रता बाहर की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक मजबूत थी। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ लॉन्ग हाओ चेन प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला में लौट आया। जितना संभव हो सके उसने उससे निकलने वाली रोशनी को सीमित कर दिया, जबकि जैसे ही वह प्रकट हुआ उसकी आकृति नीचे जंगल की तेज पत्तियों में अपना रास्ता बना लेती थी। ये वह स्थान था जिसे उसने जाने से पहले व्यवस्थित किया था। यहाँ अराजकता कम नहीं हुई। यहाँ से भी लॉन्ग हाओ चेन दूर तक की चीखें सुन पा रहा था। पृथ्वी की बाढ़ की शक्ति ने राक्षसों को वहां पूरी तरह से रोक दिया। वे मर रहे लोगों की मदद करने और घायलों को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरकार ऐसी आपदा की भयानक शक्ति आपदा के करीब थी। प्राकृतिक, जहां मृतकों की तुलना में घायलों की संख्या बहुत अधिक थी। जाहिर तौर पर वे करीब 1.25 घंटे तक यहां फंसे रहेंगे। लॉन्ग हाओ चेन ने करीब आने की कोशिश नहीं की। उन्हें स्पष्ट समझ आ गया कि इस बार राक्षस न केवल कमजोर हो गए हैं, बल्कि बहुत संवेदनशील भी हैं। 9वां चरण सोल किंग केवल उसे खोजने के लिए उत्सुक हो सकता है। अपनी इंद्रियों को अपने चरम पर पहुंचने देते हुए लॉन्ग हाओ चेन ने चुपचाप अपना ध्यान दूसरे पक्ष की हरकतों पर केंद्रित किया, जिससे धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। राक्षसों को हुई क्षति उसकी अपेक्षाओं से भी अधिक गंभीर थी। हालांकि वह विवरणों की बारीकी से जांच करने में असमर्थ था, लेकिन वह यह महसूस करने में सक्षम था कि बड़ी संख्या में राक्षस जमीन पर पड़े थे। सबसे अच्छी खबर यह थी कि जिस समय पहाड़ से गिरावट हुई, केवल दानव भालू और नर्क दानव ही थे जो उनकी लड़ाकू शक्ति का सबसे शक्तिशाली हिस्सा थे। विशेष रूप से 500 इन्फेनो दानवों को युद्ध के मैदान में 500 नेता जादूगर या महान जादुई नेता माना जा सकता है। लेकिन अब उनमें से बहुत से लोग जीवित नहीं बचे थे। यहाँ तक कि जो लोग कुचलकर नहीं मरे थे उनमें से भी अधिकतर लोग सदमे में थे। किसी और चीज के लिए रुके बिना लॉन्ग हाओ चेन ने अपना सर्वश्रेष्ठ करने का फैसला किया। हालांकि दुश्मन गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन वे कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें उसके दानव शिकार दस्ते में शामिल किया जा सके। लक्ष्य पूरा होने के बाद उसने स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ फिर से संगठित होने का विकल्प चुना। सोललेस किंग सैफिन को इस समय खून की खांसी हो रही थी। जितना संभव हो सके अपने कई अधीनस्थों को बचाने की कोशिश करने के लिए उसने पहाड़ में खुदाई करने की पहल की। अपने 9वें कदम की ताकत पर भरोसा करते हुए उनके सभी हस्तक्षेपों ने 1 दर्जन वर्ग मीटर के क्षेत्र में चट्टानों को कम कर दिया और उन्होंने लहरों को इस क्षेत्र में फैलने से रोक दिया। लेकिन उसकी आंखों के ठीक सामने कुचली हुई लाशों में से कोई भी पहचानी नहीं जा रही थी, बस कीमा बनाया हुआ मांस बनकर रह गया था। अपेक्षाकृत मामूली रूप से घायल व्यक्ति बरसरकर डेविल्स के समूह में शामिल हो गया, जो जीवित बच गया। अच्छी स्थिति में सैनिक पूरी सेना का केवल 1/3 थे, और पिछली घटना में कम से कम 1000 शक्तिशाली राक्षस सैनिक मारे गए। चाहे कुछ भी हो, सफेन की नजर में ये क्षति असहनीय थी। उसका क्रोध बेकाबू था। राह सफेन ने जोर से आकाश में चिल्लाया, अपने रास्ते में चट्टान को अपनी मुट्ठी से कुचल दिया और आसपास की पहाड़ियों को खोखले से ढक दिया। आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप कौन हैं? सौम्य राजा सैफिन आकाश में पागलों की तरह दहाड़ने लगा और खुद को उस सुनहरी आकृति की याद दिलाने लगा जो कुछ ही समय पहले गायब हो गई थी। 4 पंख, उसके 4 पंख थे। मैं सभी को आदेश देता हूं कि वे घायलों को ले जाएं और खड़े हो जाएं। आश्चर्यजनक हमला विफल हो गया था, विनाशकारी हताहतों के साथ समाप्त हुआ। उसकी कमान के तहत राक्षस सैनिक ज्यादातर घायल हो गए थे। मेरे पास उन्हें पीछे हटने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टेम्पल अलायंस को संभवतः पहले से ही यहाँ की स्थिति के बारे में पता था, इसलिए यदि वे अब और रुके तो वे बाद में छोड़ने में असमर्थ हो सकते हैं। अत्यधिक विद्वेष से भरकर द्वितीय सैफिन लीजन कोर के नेता सोललेस किंग ने तुरंत अपने अधीनस्थों को निकाल लिया। बॉस, आपने अभी कौन सा जादुई मंत्र इस्तेमाल किया? जब लॉन्ग हाओ चेन और उसके साथी पहाड़ी की चोटी पर सेना में शामिल हो गए, तो वह लगभग तुरंत ही दूसरों से घिर गया।
हालांकि यह जगह थी विनाश की भूमि से काफी दूर। भयानक विस्फोट संपूर्ण प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला की ओर फैल गए। ये भयानक शोर स्वाभाविक रूप से उन्हें भी सुनाई दिया। लॉन्ग हाओचेन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, जिससे सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। क्या नौवें पवित्र रक्षक के पास वास्तव में इतनी शक्ति थी? क्या वह कोई वर्जित मंत्र जारी कर सकता था? लिन शिन प्रशंसा से भरी हुई लग रही थी। उन जैसे जादूगर के लिए इतनी शक्तिशाली सेना को रोकने की उपलब्धि सचमुच अद्भुत थी। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि यह कोई वर्जित मंत्र नहीं था। यह इलाके के साथ सही तालमेल में आपकी जादुई क्षमताओं का अच्छा उपयोग होना चाहिए। फिर भी आपको पवित्र रक्षकों से सीखना होगा। चाहे अनुभव हो या ताकत, वे हमसे कहीं ऊपर हैं। हमें अभी भी उनसे बहुत कुछ सीखना है। वांग युवान ने पूछा, कैप्टन, चूंकि वे इस तरह हार गए थे, क्या आपको लगता है कि वे ये हमला जारी रखेंगे? लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। वापस जाते समय मुझे लगा कि वे पीछे हट रहे हैं। आखिरकार उनका लक्ष्य उजागर हो गया और उन्हें इतना नुकसान हुआ। जब तक आपका कमांडर मंदबुद्धि नहीं है, मैं निश्चित रूप से हमला करने पर जोर नहीं दूंगा। प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला पहाड़ों के अलावा किसी भी चीज से रहित है। यदि उनके साथ वही बात दोबारा घटित हो तो क्या वे पागल नहीं हो जाएंगे? लेकिन ये भी अच्छा है। यदि दानव सेनाएं प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला में फिर से घुसपैठ करने के बारे में सोचती हैं, तो मुझे डर है कि इस अनुभव से उनके मन में कुछ भय बना रहेगा। किसी पहाड़ के अचानक ढहने की उम्मीद किसे थी? वे सभी सहमति में मुस्कुराए। ऐसे परिणाम बहुत अच्छे थे। जब तक राक्षस सेनाएं अंततः प्रतिरोधी राक्षस पर्वत श्रृंखला से बाहर निकली, तब तक दिन चढ़ चुका था। ऐसा प्रतीत हुआ कि भाग्य ने मनुष्यों का पक्ष लिया। जबकि राक्षस चिंतित थे, उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। अध्याय 462 लॉन्ग हाओचेन के कारण हुआ पवित्र युद्ध। अपनी आंखों से सेना के प्रस्थान का अनुसरण करने के बाद लॉन्ग हाओचेन के समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी और आपदा की भूमि की ओर आगे बढ़े। इतने सारे दानव शक्तियों की मृत्यु के साथ यह अच्छा होगा यदि वे कुछ दानव क्रिस्टल प्राप्त करने में कामयाब रहे। पहाड़ में अपना रास्ता काटना कोई ऐसी बात नहीं थी जो केवल दो राक्षस ही कर सकते थे। कहानी सुनना एक बात थी, लेकिन उसे खोजना दूसरी बात थी। जब तक वांग युवान, लिन शिन, सिमा जियान, कै र और चेन यंग र पहुंचे, वे मदद नहीं कर सके, लेकिन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए। अंदर वे कल्पना करने लगे कि यदि पहाड़ ढहते समय वे उपस्थित होते तो वे किस प्रकार का दृश्य देखते। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? सिमा जियान ने लॉन्ग हाओचेन से पूछा। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, चलो खुदाई करें। आइए देखें कि हम कितने जादुई क्रिस्टल ढूंढ पाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के दानव से संबंधित हैं। ये दानव क्रिस्टल सभी खजाने हैं। उन्हें लिन शिन की गोली पकाने के लिए दिया जाएगा। अच्छा। लिन शिन ने तुरंत मुस्कुराहट के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस दानव ऑपरेशन ने अपनी टीम के भाग्य के इस देवता को बहुत संतुष्ट किया था। इन सभी अच्छी चीजों को वापस लाने पर उन्हें बाजार में अच्छी कीमत मिलना या उनके कुछ काम आना निश्चित था। चेन यंग र ने 300 से अधिक क्रिस्टल एकत्र किए थे, जो कम से कम छठे चरण से थे। मैकडुल के लिए असाधारण होने के लिए पर्याप्त थे। कितने राक्षसों की लाशें और जादुई जानवर, विशेष रूप से वन बोअज और सर्प शैतान दानव भगवान एंड्रोमेलियस के लिए लिन शिन द्वारा एकत्र किए गए थे। उन्हें इस बात का गहरा आभास था कि इसके बाद कीमिया में उनके कौशल में जबरदस्त सुधार होना निश्चित है। एक महान गुरु बनना उसके लिए बस कुछ ही समय की बात थी। आखिरकार कोई अन्य कीमियागर कहाँ हो सकता है जिसके पास इतनी सारी सामग्रियां उपलब्ध हो जिनका उपयोग उसके समान ही सुस्पष्ट रूप से किया जा सके। यहाँ युद्ध के मैदान को साफ करने के कार्य में लॉन्ग हाओचेन के स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के लक्ष्य थे। इस तरह के हंगामे से टेम्पल अलायंस संभवतः अनजान नहीं रह सकता था। और इसके अलावा हॉर्न यू की खबर पहले ही आ चुकी होगी। निश्चित रूप से शीघ्र ही सेना की कुछ टुकड़ियां उसकी सहायता के लिए आएंगी। इन सैनिकों से मिलने के बाद उन्हें सच्ची कहानी बताना एक अविश्वसनीय रिपोर्ट देने से अधिक प्रभावी होगा। इसके अलावा उच्च श्रेणी के राक्षसों की लाशों और क्रिस्टल की इतनी मात्रा को न उठाना बर्बादी होगी। ये युद्ध की लूट थी। पहाड़ के बीच से रास्ता खोलने का गौरव स्वाभाविक रूप से सिमा जियान और वांग युवान पर छोड़ दिया गया था। अतिरिक्त क्षमता के बिना भी प्रकाश की ऊर्जा, गेंद के भयानक वजन और कुचलने की शक्ति ने इसे इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार बना दिया। पार्टी ने उस रास्ते का पता लगाया जो सोल किंग सैफिन ने अपनाया था और उसका अनुसरण करते हुए उसे रास्ता दिखाया। एक के बाद एक जादुई क्रिस्टल लिन शिन के हाथों में पहुंचे, लेकिन ये लड़का अप्रसन्न लग रहा था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि इन राक्षसों की लाशें बहुत क्षत विक्षत थीं और उनका उपयोग करना मुश्किल होगा। आखिरकार अत्यधिक क्षतिग्रस्त लाशों को ट्रांसपोर्ट स्पिरिट टूल से भी संरक्षित करना मुश्किल होगा। सुदृढ़ीकरण आने से पहले पहाड़ पर उनका रास्ता काटने के काम में ज्यादा समय नहीं लगा। हान यू के नेतृत्व में अभिजात वर्ग का समूह लॉन्ग हाओचेन के समूह को देखकर आश्चर्यचकित भाव से वहां पहुंचा। ये विशिष्ट सैनिक उनकी अपेक्षा से बहुत कम थे, कुल मिलाकर केवल 300। लेकिन जब उसकी दूरी 200 मीटर थी तो लॉन्ग हाओचेन को उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ, जिससे उसने हान यू की आभा को महसूस किया। घूंघट पहने हुए भूरे रंग के कपड़े पहने हत्यारे बहुत तेजी से लॉन्ग हाओचेन के समूह की ओर बढ़ रहे थे। इन हत्यारों ने कोई आभा नहीं छोड़ी और उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा सका। लॉन्ग हाओचेन का समूह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुफा से बाहर चला गया। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, क्योंकि उनके पास धीरे धीरे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि हालांकि ये हत्यारे शांत लग रहे थे, ऐसा महसूस हुआ कि जब तक वे अचानक कोई हरकत करते, ये 300 हत्यारे उन्हें एक घातक धार में निगल लेंगे। रोब जमाना। लॉन्ग हाओचेन के समूह को गुफा से बाहर आते देख हान यू ने तुरंत उत्साह से उसे बुलाया। मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कोई पहाड़ एक तरफ कैसे गिर सकता है, और लॉन्ग हाओचेन का समूह यहाँ क्यों मौजूद होगा, और दुश्मन कहाँ चले गए। उसका मन सवालों से भरा था। हान यू काफी थका हुआ लग रहा था। दिन रात नीचे आते आते वह पूरी तरह थक गया था। हान यू की आवाज से उसे बॉस कहते हुए भूरे कपड़े पहने हत्यारों से उत्पन्न शत्रुता शांति से गायब हो गई। हालांकि वे हवा की तरह गतिहीन और ठंडे रहे। केवल एक हल्की फुल्की इमारत हान यू की ओर बढ़ी। लॉन्ग हाओचेन ने बड़े कदम आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, यह तुम्हारे लिए कठिन था। हान यू ने एक स्वर में उत्तर दिया, दबाया, ये कुछ भी नहीं है। बॉस, दुश्मन कहाँ है? वे राक्षस। अंततः वह चिंता से भर गया। वह जल्दबाजी वाले हत्यारे के मंदिर से बहुत सारी शक्तियां लाया था, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचने पर कोई भी राक्षस नजर नहीं आया। क्या इसे सेना द्वारा झूठ नहीं माना जाएगा? उनकी टीम निश्चित रूप से इस तरह का दोष लेने में सक्षम नहीं थी। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, सभी राक्षस पीछे हट गए हैं। नजर रखना। यह उत्तर देते हुए उसने उनके पीछे पहाड़ की ओर इशारा किया। हान यू आश्चर्यचकित था। उसके बगल वाले हत्यारे ने आखिरकार अपनी असहनीय अभिव्यक्ति से अपनी नजरें बदल ली। उसकी पुरानी आवाज सुनाई दी, युवा पुरुषों, मुझे मत बताओ कि आप अकेले हैं जिन्होंने इस तरह के पहाड़ को ढहा दिया, इन सभी राक्षस कुलीन सैनिकों को दबा दिया। वे जो छवियां वापस लाए, उससे ये संभवतः शीर्ष दानव सेनाओं में से एक हो सकती है, जिसे द्वितीय दानव भगवान सम्राट सेना के रूप में जाना जाता है। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया, ये सब नहीं, बस एक हिस्सा है। बड़ी संख्या में दानव भालू और इन्फेनो दानव, कुछ महान राक्षसों और निडर दानवों को नीचे कुचल दिया गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि राक्षसों ने पीछे हटने का फैसला करने से पहले अपनी लगभग 1/3 सेना खो दी है। राक्षसों की लाशें अभी भी नीचे फंसी हुई हैं। हमने पहले से ही अंदर एक रास्ता काट दिया है, आप बस देख सकते हैं। अपनी गहरी इंद्रियों से उसने महसूस किया कि उसके सामने वाला हत्यारा निस्संदेह 8वें कदम का सम्राट हत्यारा था। उनका अनुसरण करते हुए हत्यारों द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्य हुआ, इन 300 हत्यारों में से 8वें चरण के हत्यारों की संख्या 20 थी, और शेष सभी 7वें चरण के हत्यारे राजा थे। ये हिडन हॉल का निर्माण करने वाले हत्यारे के मंदिर के शीर्ष अभिजात वर्ग थे। हिडन नाइटली हॉल कुल 36 हत्यारों से बना था, जिन्हें हिडन नाइट्स की उपाधि दी गई थी, जो कि इस कार्य के लिए चुनी गई सबसे अच्छी बात थी। बहुत जल्दी विभिन्न डेटा उन्हें सूचित किया गया, जो लॉन्ग हाओचेन के शब्दों को साबित करता है। हिडन नाइट नाम का वह हत्यारा, जिसने पहले लॉन्ग हाओचेन से बात की थी, अब उसके चेहरे पर बिल्कुल अलग भाव थे। डेमन हंट स्क्वाड के युवा कप्तान, आप एलायंस और हमारे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के नायक हैं। इसे बनाने वाले लाखों सैनिकों और नागरिकों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लॉन्ग हाओचेन ने आदरपूर्वक अभिवादन का उत्तर दिया, आदरणीय हिडन नाइट, मुझे ही आपको धन्यवाद देना चाहिए। सीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चौथा हिडन नाइट हूं, इस ऑपरेशन का कमांडर। ये सोचकर कि उन्हें भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ा है, उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वे सिर्फ सामग्री प्राप्त करने आए थे। मैं आपके योगदान की रिपोर्ट वैसे ही करूंगा। हालांकि हमें जल्द से जल्द एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर लौटना होगा। ओह ठीक है, मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा है। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, मैं 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड लॉन्ग हाओचेन का कप्तान हूं। कमांडर रैंक। चौथा हिडन नाइट आश्चर्यचकित दिख रहा था।
एक कमांडर ग्रेड दानव शिकार दस्ते के पास निषिद्ध मंत्र का स्क्रॉल कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि दानव शिकार दस्तों के लिए भी इन चीजों में कम से कम 10 लाख योगदान अंक खर्च होते हैं, और क्या एक दानव शिकारी पृथ्वी तत्व निषिद्ध जादू को भी सक्रिय कर सकता है? हालांकि उसके आश्चर्य के बाद उसे अचानक एहसास हुआ को लॉन्ग हाओ चेन कहा जाता था। तो क्या आप लॉन्ग हाओ चेन हैं? इस बार इस हिडन नाइट के सुर बिल्कुल बदले हुए हैं। लॉन्ग हाओ चेन ने असमंजस में सिर हिलाया। हाँ, वह मैं ही हूँ। क्या आपने पहले मेरे बारे में सुना है? उनके दृष्टिकोण से ये तथ्य कि इस वरिष्ठ ने उनका नाम सुना था, कयर के साथ उनके रिश्ते से संबंधित नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं थी। निस्संदेह मैंने आपके बारे में पहले सुना है। आप अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तो यह वास्तव में आप ही हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं। उसकी बातें सुनकर लॉन्ग हाओ चेन असमंजस में पड़ गई। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना चौथा हिडन नाइट अचानक बेहद अधीर हो गया। ऐसा जारी नहीं रहेगा। पहले मेरे पीछे आओ, मैं रास्ते में समझाऊंगा। आखिरकार आप वापस आ गए। फिर उसने अन्य हत्यारों को गठबंधन में लौटने का निर्देश दिया और लॉन्ग हाओ चेन के साथ लोगों के समूह का नेतृत्व करने की पहल की, अपनी आत्मा के पंख फैलाए और सीधे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास की ओर बढ़ गया। वरिष्ठ, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? हवा में लॉन्ग हाओ चेन ने उस से फिर पूछा। लॉन्ग हाओ चेन की पीठ पर फैले हुए 4 पंखों को देखकर चौथे हिडन नाइट को एक और झटका लगा। ये युवक सचमुच बहुत असामान्य है। वाह, राक्षस सेनाएं हम पर आक्रमण कर रही हैं। चूंकि वे अंततः वापस आ गए हैं, आप बता सकते हैं? चौथे छिपे हुए शूरवीर ने उत्तर दिया। लॉन्ग हाओ चेन ने सिर हिलाया। हमने देखा कि आने वाले राक्षस इस बार विशेष रूप से उग्र हो गए थे। उन्होंने जो सैन्य बल एकत्र किया है वह काफी है, इसलिए वहां जाने के लिए हमें पहाड़ पर चढ़कर बड़ा रास्ता अपनाना पड़ा। इस तरह हमारा सामना दूसरे दानव सम्राट सेना से हुआ। चौथे हिडन नाइट ने उत्तर दिया। ये स्थिति केवल एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर ही नहीं, बल्कि गठबंधन के सभी रणनीतिक बिंदुओं पर हो रही है। राक्षसों ने गठबंधन के खिलाफ पवित्र युद्ध शुरू करते हुए अपने अधिकांश सैनिकों को भेज दिया। वह लॉन्ग हाओ चेन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह एक तीव्र संघर्ष हो सकता है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि चीजें इतनी गंभीर होंगी। पवित्र युद्ध का मतलब एक ऐसा युद्ध था जो पूर्ण विनाश तक नहीं रुकेगा। ये दोनों जातियों के बीच एक पूर्ण प्रहार बल था, परंतु राक्षसों ने 2000 वर्ष से भी अधिक समय से ऐसा कोई युद्ध नहीं छेड़ा था। क्या वे पागल हो गए होंगे? चौथे छिपे हुए शूरवीर ने लॉन्ग हाओ चेन को देखा। क्या आप जानते हैं कि अब पवित्र युद्ध क्यों हो रहा है? लॉन्ग हाओ चेन ने अपना सिर हिलाया। मैं ऐसी बात कैसे सोच सकता हूँ? चौथे छिपे हुए शूरवीर ने उत्तर दिया। राक्षस बहुत अचानक आए। लगभग आधे महीने पहले उन्होंने मनुष्यों के हर प्रमुख किले पर विशाल शस्त्रागार स्थापित किए। वे मूल रूप से बिना हमला किए बस उन्हें घेर लेते थे। गठबंधन ने अपने आंतरिक सैनिकों को स्थानांतरित करके सभी उपलब्ध बलों को वापस भेजकर और पूरी आबादी को परिवर्तनों के लिए तैयार रहने की चेतावनी देकर तुरंत प्रतिक्रिया दी। दानव देवता सम्राट फेंगशियू ने व्यक्तिगत रूप से एक ही मान के साथ पवित्र युद्ध की धमकी दी। यदि हम इसका उत्तर दे सकें तो वे तुरंत पीछे हट जाएंगे, अन्यथा वे पूरे गठबंधन की सीमाओं पर पवित्र युद्ध शुरू करने के लिए लाखों सैनिकों की इस सेना को लॉन्च करेंगे। आपकी मांग क्या थी? राक्षसों के इतनी उन्मत्तता से भड़कने से लॉन्ग हाओ चेन न केवल भ्रमित हो गया था, आश्चर्य और जिज्ञासा से भरा हुआ। चौथे छिपे हुए शूरवीर ने उससे सरल उत्तर देने से पहले एक गहरी सांस ली। यह आप हैं? वह मैं। आपको यकीन है? जब लॉन्ग हाओ चेन ने वह उत्तर सुना तो वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया और अविश्वास से भर गया। ये कैसे हो सकता है? भले ही वह बाओ के हाथों से बच गई और राक्षसों के लिए गंभीर परेशानी पैदा कर दी, हर दानव शिकार दस्ता एक जैसा था। दानव देव सम्राट इतनी छोटी सी बात पर इतना हंगामा कैसे कर सकता है? सिर्फ मेरी वजह से यह पवित्र युद्ध कैसे शुरू हो सकता है? चौथा छिपा हुआ शूरवीर फूट फूट कर मुस्कुराया। दानव देवता सम्राट के इरादों को कोई नहीं समझता, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने सुना। वे चाहते हैं कि गठबंधन आपको सौंप दे, अन्यथा ये पवित्र युद्ध शुरू हो जाएगा। यह उनका एकमात्र अनुरोध था। न केवल लॉन्ग हाओ चेन के चेहरे पर एक विचित्र भाव था, यह उसके साथियों के लिए कैसे समान नहीं हो सकता है। किसी एक जाति, दानव या मानव के विलुप्त होने से संबंधित पवित्र युद्ध वास्तव में लॉन्ग हाओ चेन के कारण ही शुरू हुआ था। इस साधारण कारण को समझना बहुत कठिन था। पास की सीमा जियान प्रतिक्रिया करने से खुद को नहीं रोक सकी,
क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने राक्षस देव स्तंभों में से एक को नष्ट कर दिया है? लेकिन खबर उतनी तेजी से नहीं फैल सकी। अगर उन्हें पता भी था तो उन्हें इस पर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। आपने अभी क्या कहा? उन्होंने एक राक्षस देव स्तंभ को नष्ट कर दिया। चौथे हिडन नाइट को सांस लेने में भी कठिनाई महसूस हुई। दुनिया के प्रति उनका पूरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। क्या ऐसा कमांडर ग्रेट दानव शिकार दस्ता किसी दानव देव स्तंभ को नष्ट कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? बस कैसे? लॉन्ग हाओचेन भी असमंजस में थे। उन्होंने तुरंत सिमा जियान की परिकल्पना को नकार दिया। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता। भले ही यह युद्ध अचानक हुआ हो, शैतानों को तैयारी के लिए 1 महीने के समय की आवश्यकता होगी। उस समय हम अभी भी जैक्स सिटी में थे। क्या दानव देव सम्राट पागल है? वर्तमान समय में वह असमंजस की स्थिति में था। दानव देवता सम्राट के उद्देश्यों को समझने में सफल हो रहा था। सबसे बढ़कर वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इतने रहस्यमय तरीके से दानव देवता सम्राट का लक्ष्य कैसे बन सकता है। कयियर ने अचानक कहा, क्या गठबंधन ने दानव देवता सम्राट की शर्त स्वीकार कर ली? वह जो अपनी यादें खोकर इतनी सतर्क हो गई थी, अचानक उसने सबसे महत्वपूर्ण बात पूछ ली। बाकी लोग तुरंत उस मामले में सतर्क हो गए। सत्य, क्या गठबंधन ने दानव देवता सम्राट की शर्त स्वीकार कर ली? आखिरकार अधिक प्रतिभा के साथ भी लॉन्ग हाओचेन केवल एक ही व्यक्ति था। ऐसा पवित्र युद्ध निश्चित रूप से कई लोगों को विनाशकारी परिस्थितियों में डाल देगा। इसलिए गठबंधन के लिए लॉन्ग हाओचेन को छोड़ना असंभव नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि यह टकराव केवल इसलिए हुआ क्योंकि लॉन्ग हाओचेन अभी तक वापस नहीं आया था। अगर चीजें सचमुच ऐसी ही हैं, तो अब सभी लोग चिंता की गंभीर भावनाओं से भरे हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रत्येक सदस्य की निगाहें 4 छिपे हुए शूरवीरों पर टिकी हुई थीं, जो उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। अध्याय 463 ओझा माउंटेन पास भाग 1 पर लौटना। कयियर का सवाल सुनकर चौथा हिडन नाइट जोर से हंसा। स्वीकार करें? हम कैसे मान लेते? यदि ऐसा मामला होता तो दानव देवता सम्राट हम पर घात लगाने के लिए अपनी दूसरी सेना क्यों भेजते? चाहे सम्राट द्वारा प्रस्तावित शर्त कुछ भी हो और दानव भगवान, गठबंधन 2 अलग अलग पक्षों में विभाजित हो गया। पूर्व को मुख्य रूप से नाइट के मंदिर, हमारे हत्यारे के मंदिर और योद्धा के मंदिर के नेताओं द्वारा समर्थन दिया गया था। उन सभी ने लॉन्ग हाओचेन को उसके पास लाने का हिंसक विरोध किया और बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। विशेष रूप से नाइट टेम्पल ने व्यक्त किया कि यदि उन्होंने लॉन्ग हाओचेन को सौंपने का फैसला किया तो वे गठबंधन छोड़ना चुनेंगे। वह चौथे छिपे हुए शूरवीर के शब्दों को सुनकर लॉन्ग हाओचेन को तुरंत महसूस हुआ कि उसका खून बढ़ गया है। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। क्या नाइट टेम्पल वास्तव में सिर्फ मेरी खातिर एलायंस छोड़ देगा? छिपा हुआ चौथा नाइट जारी रहा। वॉरियर टेम्पल की प्रतिक्रिया नाइट टेम्पल से बहुत कमतर नहीं थी। कियू योंगहाओ एक मेज पर पलटा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इसका उल्लेख करते हुए टेम्पल अलायंस के नेता के रूप में यांग हाओहान को अपने निर्णय पर इतना अडिग नहीं होना चाहिए। कियू योंगहाओ ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे इस तरह का कार्य करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि यदि नाइट टेम्पल आपको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो वॉरियर टेम्पल आपकी रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फिर हत्यारे के मंदिर के हमारे पक्ष में मंदिर के नेता शेंग यू ने उल्लेख किया कि उनके पोते होने के नाते जो कोई भी आपको अपने अंदर लाने की कोशिश करेगा, उसे ऐसा करने के लिए उसके मृत शरीर पर कदम रखना होगा। इस बिंदु पर पहुंचकर चौथे हिडन नाइट के चेहरे के भाव अजीब हो गए। मुठभेड़ के समय वह हत्यारे के मंदिर के प्रतिनिधि के रूप में भी मौजूद थे और उन्हें अभी भी वह अजीब स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से याद है। 6 महान मंदिरों के प्रतिनिधियों ने बैठक शुरू भी नहीं की थी जबकि कियू योंगहाओ ने अपना बयान दिया था। तब वरिष्ठ गठबंधन नेता ने व्यक्त किया कि लॉन्ग हाओचेन नाइट टेम्पल के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। यदि गठबंधन उसे सौंपने के अंतिम निर्णय पर आता है तो नाइट टेम्पल गठबंधन छोड़ देगा। शेंग यू की घोषणा के साथ ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। बाद में नेता शेंग यू ऊपर नीचे उछले और 3 जादुई विशिष्ट मंदिरों के नेताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। मूल रूप से हिडन नाइट कुछ हद तक अनिच्छुक था। क्या वह सिर्फ 20 साल से कम उम्र का युवक नहीं था? भले ही वह विशेष रूप से प्रतिभाशाली था और भले ही टेम्पल अलायंस ने उसे सौंपने की योजना नहीं बनाई थी, फिर भी इन टेम्पल लीडर्स को इतनी उन्मत्तता से कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आखिरकार लॉन्ग हाओचेन से मिलने के बाद से उनके रवैये में बदलाव दिखाई दिया। सत्य, वह एक दानव हंट स्क्वाड कैप्टन है जो दूसरी सेना के रास्ते को जबरन अवरुद्ध करने के लिए एक कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड का नेतृत्व कर सकता है,
और उनमें से कम 5वें को मार सकता है, जिससे उनके 1/3 रैंक घायल हो सकते हैं। मंदिर के नेता ऐसे मामले के बारे में चिंतित कैसे नहीं हो सकते थे। पर्याप्त समय दिए जाने पर यह युवक निश्चित रूप से भविष्य में गठबंधन का एक किंवदंती बन जाएगा। चौथे हिडन नाइट के शब्दों को सुनकर लॉन्ग हाओचेन पहले से ही भावनात्मक रूप से उत्तेजित स्थिति से परे था। अपनी दृढ़ स्थिति के बावजूद ऐसा लग रहा था कि उसका दिल जलने वाला है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी खातिर ये 3 मंदिर नेता इतने सुरक्षात्मक होंगे। केवल गठबंधन की सेवा करने की पूरी कोशिश करके ही वह इन गहरी भावनाओं को ठीक कर सकता था। बात आगे बढ़ी। इन 3 सज्जनों के रुख से पूरी बैठक का माहौल बदल गया। मौलिक रूप से गठबंधन में कई उच्च पदस्थ लोग आपसे अपरिचित थे, लेकिन इसके साथ ही आपने स्वयं काफी प्रतिष्ठा अर्जित की। फिर जादूगर मंदिर के नेता ने हस्तक्षेप किया। जादूगर मंदिर की ओर से आए अन्य 3 हॉल मास्टरों का नेतृत्व किया और दानव भगवान सम्राट की स्थिति का विश्लेषण करने से पहले सभी को शांत किया। सबसे पहले मंडली का मामला दानव देवता सम्राट की स्थिति थी, जो एक अकेले व्यक्ति पर दावा कर रहा था, और क्या उसे पवित्र युद्ध की शुरुआत को रोकने के लिए सौदेबाजी की चिप के रूप में बाहर निकाला जाएगा। ये अपने आप में असामान्य था। 2 संभावनाओं में से एक ये थी कि उन्होंने मूल रूप से एक पवित्र युद्ध शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन वे सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे थे। और मान ले कि आपको पहले से ही राक्षसों ने पकड़ लिया है, तो ये समझ में आएगा क्योंकि हम संभवतः आपको छुड़ाने में सक्षम नहीं होंगे। दूसरी संभावना ये थी कि आपके अस्तित्व से दानव संप्रभुता को खतरा हो सकता है। ये स्पष्टीकरण ही आपको इतना महत्वपूर्ण बना देगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या था। संभवतः आपको शामिल नहीं किया जा सकता था, इसलिए अन्य 3 को इतना भावुक होने की जरूरत नहीं थी। इसे ही कहते हैं अपनी चिंता में अंधा हो जाना। चौथे छिपे हुए शूरवीर के शब्दों को सुनकर लॉन्ग हाओचेन के साथी अंततः शांत हो गए। चूंकि गठबंधन आम सहमति पर पहुंच गया था, लॉन्ग हाओचेन स्वाभाविक रूप से आश्वस्त थे। चौथे हिडन नाइट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाकी मैच और भी दिलचस्प हो गया। लॉन्ग हाओचेन, आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से उजागर हो गई है, क्योंकि मंदिर के शूरवीर संभवतः आपसे संबंधित जानकारी को छिपाकर नहीं रख सकते थे। आखिरकार ये पूरे गठबंधन से संबंधित था, और दूसरा भाग आपके संबंध में हर चीज के परिचय से संबंधित था। हॉन यू ने पूछा, तो गठबंधन ने कैप्टन के संबंध में क्या निर्णय लिया? चौथे हिडन नाइट ने उत्तर दिया, उस समय इस पर चर्चा नहीं हुई थी। इस पर मंदिरों के प्रमुखों द्वारा निजी तौर पर चर्चा की गई थी, इसलिए मुझे विशिष्ट विवरण के बारे में पता नहीं है। केवल आदेश ये था कि यदि कोई तुम्हें पाए तो तुरंत निकटतम किले में ले जाए। पूरी संभावना है कि उनका उत्तर जानने के लिए उन्हें मंदिर नेता शेंग यू से मिलना होगा। कम से कम इससे कुछ भी बुरा नहीं होगा। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रे की ओर उड़ान भरने की प्रक्रिया में चौथे हिडन नाइट को इस दानव शिकार दस्ते के बारे में और अधिक पता चला। लॉन्ग हाओचेन के अलावा बाकियों की आध्यात्मिक ऊर्जा ने उन्हें ज्यादा देर तक उड़ने नहीं दिया, लेकिन पार्टी को अपनी सीमा से आगे जाने की अनुमति देने की हान यू की धोखा देने की क्षमता के बारे में मत भूलिए। तो आधे रास्ते में, जब हर कोई अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त करने वाला था, उसने लाइट स्पिरिट स्टोव का आशीर्वाद सक्रिय कर दिया। थोड़े ही समय में उन सभी ने अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली। उनकी शक्तिशाली उपयोगिता ने चौथे छिपे हुए शूरवीर को भी प्रभावित किया। अपने अनुभव से वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि यह एक दुर्लभ प्रकार का सपोर्टिंग स्पिरिट स्टोव था, लेकिन हकीकत में उन्होंने ऐसे आध्यात्मिक चूल्हे के बारे में कभी नहीं सुना था। मूल रूप से लॉन्ग हाओचेन की संभावनाओं के बारे में उत्साहित होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम से दिलचस्पी हासिल की। जैसा कि कहा जाता है, एक अच्छे जनरल के अधीन कोई गरीब सैनिक नहीं होता। लॉन्ग हाओचेन की अद्भुत ताकत के साथ उसके साथियों की कमी कैसे हो सकती है? हालांकि उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया। लॉन्ग हाओचेन के समूह ने एक स्क्रॉल का उपयोग करने का दावा किया है, कोई पृथ्वी मंत्र नहीं, लेकिन बारीकी से देखने पर उसकी टीम के जादूगर ने पृथ्वी तत्व का उपयोग नहीं किया। अधिक सटीक रूप से कहें तो इस टीम में कोई पृथ्वी तत्व उपयोगकर्ता नहीं था। एक्सोर्सिस्ट सिटी अकेले ही बहुत भव्य थी, लेकिन पिछली बार जब लॉन्ग हाओचेन का समूह आया था, उसकी तुलना में शहर और भी अधिक जीवंत था। शहर में लोग आ जा रहे थे, सचमुच एक हलचल भरा दृश्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी व्यस्त लोग शहर की रक्षा से संबंधित थे। लॉन्ग हाओचेन के समूह ने कुछ गार्डों को शहर के बाहर भारी हथियार ले जाते हुए भी देखा। छिपे हुए चौथे शूरवीर से सटीक जानकारी प्राप्त करने के बाद लॉन्ग हाओचेन को कुछ भारीपन महसूस हुआ।
उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए, यदि उसने इस कारण का अनुमान नहीं लगाया होता कि दानव देवता सम्राट ने एलायंस मंदिर पर ऐसी शर्त क्यों रखी, तो वह भगवान का चुना हुआ कहलाने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। हाओ यू, मेरे अच्छे भाई, आपकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की है? आपकी अपनी दुनिया में आपको एक भयानक आपदा माना जाता है, और इस बार यहाँ तक कि दानव देवता सम्राट भी आपके प्रति ऐसा भय दिखा रहे हैं। वास्तव में उन्हें पवित्र युद्ध भड़काने में कोई संकोच नहीं था। क्या आपकी क्षमता इतनी भयावह है? लॉन्ग हाओ चेन वास्तव में निश्चित थी कि दानव देवता सम्राट ने उनके लिए ये पवित्र युद्ध शुरू नहीं किया था, बावजूद इसके कि वह एक देवता के रूप में चुने गए थे। राक्षसों और मानवता के बीच लंबे इतिहास में भगवान का चुना हुआ व्यक्ति पहले प्रकट हुआ था। उदाहरण के लिए, उस समय संसार के किन्नरों के लिए यही स्थिति थी, क्या उसके लिए भी यही स्थिति नहीं थी? पूरे राक्षस कुल के लिए इतना बड़ा उपद्रव मचाने के लिए केवल एक देवता का चयन संभवतः पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि यह योग्य नहीं होगा। हाओयू के बारे में जो कुछ भी हुआ उससे याद करते हुए उत्तर आसानी से लॉन्ग हाओचेन के दिमाग में आ गया। सबसे पहले, उस समय जब उन्होंने पहली बार एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर दानव देवताओं का सामना किया था, लॉन्ग हाओचेन को अभी भी उन 3 निम्न श्रेणी के दानव देवताओं के बारे में स्पष्ट रूप से याद था जिनका उन्होंने सामना किया था। उस समय बेहोश होने से पहले उसे लगा जैसे उसने हाओयू की चीख सुनी हो, जिसने अंततः उसे बचा लिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि हाओयू ने क्या किया था, उसे यकीन था कि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने इन राक्षस देवताओं को डराया था, जिससे वह युद्ध में किसी भी मृत्यु के बिना अपने भावी ससुर शेंग लिंगक्सिन के पास लौटने की अनुमति दे सका। थोड़े समय बाद वह पहली बार दानव देवता सम्राट से मिले। उस समय वह हाओयू की खातिर ही आया था। उस समय हाओयू के पास अभी भी 3 सिर थे, और हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि दानव देवता सम्राट का पता लगाने में क्यों विफल रहा, स्थिति से वह निश्चित रूप से जानता था कि हाओयू भविष्य में दानव जाति के लिए आपदा लाएगा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह क्यों ओझा पर्वत दर्रे पर इतनी उत्सुकता से आया। इसके बाद जो विभिन्न चीजें हुई, वे लॉन्ग हाओचेन के दिमाग में अभी भी स्पष्ट थीं। हाओयू ने कई शक्तिशाली राक्षसों को कई बार पीछे हटने के लिए अपनी बैंगनी आभा जारी की। इनमें आह बाव भी शामिल हैं। और आखिरी वस्तु जिसने निश्चित रूप से लॉन्ग हाओचेन के अनुमानों की पुष्टि की, वह इस बार मेलांचोली दलदल में थी। वह कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि हाओयू वह हासिल कर लेगा जो मानवता ने 6000 वर्षों में कभी हासिल नहीं किया है, एक दानव देव स्तंभ का विनाश। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दानव देवता सम्राट हाओयू को इतना महत्वपूर्ण मानते थे। उसका अस्तित्व ही खतरा था राक्षसों के केंद्र तक। यदि उसे और हाओयू को बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया, तो शायद राक्षसों को वास्तव में उनके हाथों विनाश का सामना करना पड़ेगा। अगर सचमुच ऐसा कोई दिन आए तो यह अच्छे के लिए होगा। लॉन्ग हाओचेन ने हाओयू पर कभी संदेह नहीं किया। उन दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा उत्तम था, उनमें से प्रत्येक की रगों में समकक्ष के खून का एक हिस्सा बहता था। उसकी ताकत उसके साथियों से कहीं अधिक होने का कारण हाओयू से अधिक संबंधित हो सकता है। इसके अलावा हाओयू के प्रत्येक विकास ने उनमें बदलाव लाया, जिससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा काफी मजबूत हुई। वह निश्चित रूप से हाओयू को नहीं सौंपेगा। भले ही इस प्रक्रिया में उसकी मृत्यु हो जाए, उसे हाओयू की अपनी पूरी ताकत से रक्षा करनी थी। लेकिन निश्चित रूप से यदि वह अपने अनुबंध के प्रभाव से सचमुच मर गया, तो हाओयू दुर्भाग्य से इस भाग्य तक उसका पीछा करेगा। अध्याय 464 ओझा माउंटेन पास भाग 2 पर वापसी। लेकिन लॉन्ग हाओचेन का दबाव सहन करना सचमुच कठिन था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या कहा, हाओयू और वह इस बार राक्षसों के लिए पवित्र युद्ध का कारण थे। राक्षस पक्ष की 10 लाख से अधिक की सेना 10 लाख मनुष्यों की सेना के प्रतिरोध का विरोध कर रही थी। लोगों की भयावह स्थिति स्पष्ट थी। पा हुआ चौथा शूरवीर जल्दबाजी में अपनी रिपोर्ट बनाने से पहले उन्हें सीधे हत्यारे के मंदिर के बैठक हॉल में ले आया। बिना किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति के सभी ने अवचेतन रूप से अपनी आंखें लॉन्ग हाओचेन पर केंद्रित कर दी। उनमें से प्रत्येक जटिल भावनाओं से भरा हुआ था, केवल कयर को नुकसान हुआ था। जैसे ही वह हत्यारे के मंदिर में दाखिल हुई, उसके चेहरे के भाव बदले हुए लग रहे थे। धीरे धीरे कयर को उस स्थान के साथ अपनेपन का एहसास हुआ। बॉस, क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? लिन शिन ने कुछ चिंता के साथ लॉन्ग हाओचेन को देखा। एक बड़े पैमाने पर आक्रमण, दानव देवता सम्राट द्वारा शुरू किया गया पवित्र युद्ध। इस खबर से 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसके अलावा लॉन्ग हाओचेन इस पीड़ा का केंद्र था। उसके साथी चिंता से कैसे मुक्त हो सकते थे? लॉन्ग हाओचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है। हमें बस उन व्यवस्थाओं को सुनना है जो गठबंधन योजना बना रहा है।
चौथे हिडन नाइट ने जो कहा उन सभी ने सुना। मैं अभी गठबंधन की भलाई के लिए लड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, हमने गठबंधन की भलाई के लिए लड़ाई लड़ी है। युद्ध के मैदान में जाने की इच्छा महसूस करते हुए सिमा जियान की आंखें एक अशुभ चमक से चमक उठी। दूसरों ने अपना मन स्थिर करते हुए बारी बारी से सिर हिलाया। लॉन्ग हाओ चेन इस टीम की आत्मा थे, और हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि पिछले मिशनों में उन्हें कोई असफलता नहीं मिली थी, लेकिन कम से कम वे बहुत विश्वसनीय थे। जब तक उसका मन स्थिर है, कोई समस्या नहीं होगी और हर कोई स्वाभाविक रूप से बहुत बेहतर होगा। वास्तव में लॉन्ग हाओ चेन के विचार की वर्तमान रूपरेखा जटिल होने के लिए बाध्य थी। केवल वही समझ सका कि दानव देवता सम्राट द्वारा इस पवित्र युद्ध को शुरू करने का असली कारण हाओयू और उस पर अपना कब्जा जमाना था। अगर वह खुद को बदल दे तो शायद ये पूरा युद्ध समाप्त हो सकता है, लेकिन क्या वह ऐसा कर सकता है? उत्तर अनिश्चित था। ये दो जातियों के बीच का युद्ध था, और इस उकसावे के बिना भी मनुष्यों की निरंतर वृद्धि के साथ ये पवित्र युद्ध देर सबेर उत्पन्न होगा। और लॉन्ग हाओ चेन प्रकाश का वंशज हो सकता है, लेकिन यह उसे अपने जीवन का आनंद लेने से नहीं रोकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल वही व्यक्ति जिसने लागत चुकाई होगी या उसके जीवन में इस युद्ध को रोकने के लिए वह नहीं, बल्कि उसका अच्छा साथी और अच्छा भाई हाओयू होगा। सबका अपना अपना अहंकार था। संभवतः सबसे साफ और सबसे पवित्र हृदय के साथ भी लॉन्ग हाओ चेन अंततः एक इंसान ही था। उसकी अपनी इच्छाएं भी थीं। वह हाओयू को इस तरह मरते हुए कैसे देख सकता था? ये बिल्कुल असंभव था, लेकिन वह पवित्र युद्ध के कारण लोगों को भयानक स्थिति में देखने के लिए भी तैयार नहीं थे। अतः उसका मन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। उनका पहले से ही संकल्प था कि चाहे गठबंधन का अंतिम फैसला कुछ भी हो, भले ही उन्हें खुद को इसमें शामिल करना पड़े, वह अंत तक इस निर्णय का समर्थन करेंगे। और उन्होंने पहले ही परिभाषित कर दिया था कि वह हाओयू द्वारा दानव जाति के लिए प्रस्तुत खतरे की रिपोर्ट गठबंधन को देंगे और निर्णय करना उन पर छोड़ देगा। लॉन्ग हाओ चेन के लिए ऐसा निर्णय लेना बहुत दर्दनाक था, लेकिन साथ ही इसे लेने के बाद उन्हें बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। कम से कम अब वह स्वयं को क्षमा कर सकता है। सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि उसने टेम्पल एलायंस के लिए खुद को बलिदान कर दिया, और अगर चीजें वास्तव में इस तरह समाप्त हो गईं, तो वह हाओयू के पक्ष में युद्ध में मरना ही पसंद करेगा। चौथे हिडन नाइट की उपस्थिति बहुत प्रभावी थी। आसपास का स्थान अचानक थोड़ा कांप उठा। लॉन्ग हाओ चेन की तेज आंखें एक जगह पर बंद थीं, उसके दाहिने हाथ ने अचानक हरकत की, तुरंत अपनी पिछली स्थिति में लौटने से पहले। अगले ही पल एक भूरे रंग की आकृति फर्श पर कदम रखते हुए आगे बढ़ी। वह हत्यारे के मंदिर का नेता शेंग यू था। लॉन्ग हाओ चेन को अपना हाथ पीछे खींचता देख शेंग यू की नजर उस पर पड़ी, और उसकी आंखों में एक अलग ही रूप नजर आ रहा था। उनका दूसरा दृष्टि लक्ष्य स्वाभाविक रूप से कैयर था। जब कैयर पहली बार शेंग यू की नजर के संपर्क में आई, तो उसका शरीर थोड़ा कांप गया और उसकी खोई हुई नजर थोड़ी चटकने लगी। उसे नम्रता से देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से शांत हो गई है। शेंग यू का मानना था कि उसकी परपोती उसे देखने के लिए उत्साहित थी, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और पीछे मुड़कर लॉन्ग हाओ चेन की ओर देखा। लेकिन उसने फिर भी एक शब्द भी नहीं कहा। अपना हाथ उठाते हुए उसने लॉन्ग हाओ चेन का सिर पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। शेंग यू की ताकत के साथ उसकी 5 उंगलियों की झिलमिलाहट से आश्चर्यजनक ठंड तुरंत फैलने लगी, जिससे पूरे कमरे का तापमान गिर गया। एक भयानक दमनकारी शक्ति ने तुरंत लॉन्ग हाओ चेन के शरीर को घेर लिया। किसने सोचा होगा कि यह वरिष्ठ आगमन पर तुरंत आक्रामक व्यवहार करेगा? और शेंग यू की गति इस हद तक पहुंच गई कि जैसे ही उसका हाथ उठाया गया, वह तुरंत लॉन्ग हाओ चेन की आंखों के सामने आ गया और किसी को भी प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना उसे पकड़ लिया। लॉन्ग हाओ चेन की प्रतिक्रिया की गति अतुलनीय रूप से तेज होने के कारण जैसे ही शेंग यू की नजर एक बार फिर उस पर पड़ी, उसे संकट का एहसास हुआ। मूल रूप से कुर्सी पर बैठे बैठे वह तुरंत नहीं उठे, क्योंकि उनके पास ऐसा करने का समय नहीं था। उसका दाहिना पैर पीछे की ओर जाने के लिए पास की कुर्सी से टकरा गया। इसी बीच उसका दाहिना हाथ बिजली की तेजी से शून्य की ओर इशारा करते हुए आगे बढ़ा। कोई देख सकता था कि इस क्षण में लॉन्ग हाओ चेन का दाहिना हाथ सुनहरे क्रिस्टल की तरह चमक गया। तेज फुसफुसाहट की आवाज के साथ तलवार क्यूई का एक बोल्ट मारा गया शून्य में, और प्रकाश की एक नारंगी चमक ने लॉन्ग हाओ चेन को उसके दायरे में ढाल दिया। पॉप! सुनहरी तलवार की आभा सीधे शेंग यू की हथेली से टकराए बिना किसी रुकावट के, और उसने अपने पंजे जैसे हाथ को रोक लिया। जिस क्षण ये दाहिना पंजा दूसरी बार नीचे झुका, तो जो टकराया वह सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड द्वारा बनाई गई शील्ड वॉल थी।
शील्ड वॉल की क्षमता लगभग तुरंत ही जारी कर दी गई। अपनी तलवार के इरादे से किए गए हमले की पूरी शक्ति के साथ शेंग यू का दाहिना हाथ केवल शील्ड दीवार की सतह को खरोंचने में कामयाब रहा। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड ने प्रकाश की एक और नारंगी चमक छोड़ी, जिससे लॉन्ग हाओचेन को बिना किसी चोट के पीछे धकेल दिया गया। पूरी टीम का समन्वय तभी प्रदर्शित हुआ। हालांकि किसी को समझ नहीं आया कि शेंग यू लॉन्ग हाओचेन के खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगा। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का उनका अनुभव वास्तव में समृद्ध था। इस हद तक कि जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने बमुश्किल कार्रवाई शुरू की, बाकी लोगों ने तुरंत उसका अनुसरण किया। सिमा जियान का दाहिना हाथ बाहर निकल गया, जिससे लाइट एनर्जी बॉल शेंग यू को तोड़ने के लिए तीखी आवाजें छोड़ने लगी, और इसने बस उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसके पास लॉन्ग हाओचेन पर हमला जारी रखने का कोई रास्ता नहीं बचा। तुरंत फीनिक्स की जोरदार चीख सुनाई दी। लिन शिन को अपने फायहॉट फीनिक्स को सक्रिय करने में कोई झिझक नहीं हुई। 9वीं पिच पावरहाउस का सामना करते हुए क्या शुरू से ही पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हान यू की स्कारलेट वाइल्ड तलवार एक उन्मादी आभा लिए हुए थी। जैसे ही वह शेंग यू के रास्ते के सामने उसके घुटनों को निशाना बनाते हुए आगे बढ़ा, वांग युवान की डिवाइन सोल शील्ड सीधे शेंग यू की गर्दन को निशाना बनाते हुए ऊपर की ओर उड़ गई। हान यू और बाकी लोग ऊपर और नीचे को कवर कर रहे थे, और सिमा जियान के शामिल होने के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने शेंग यू के सभी संभावित मार्गों को रोक दिया था। शेंग यू को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि जैसे ही इन छोटे लोगों ने प्रतिक्रिया की, आग की तेज लपटें उठने लगीं। शैतान ड्रैगन की भयानक शक्ति ने लगभग तुरंत ही पूरे कमरे को भर दिया। अकेले कमरे को छोड़ दें, कातिलों के पूरे मंदिर को इस ड्रैगन शक्ति की उपस्थिति महसूस करनी चाहिए थी। कईयर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने कोई कदम नहीं उठाया। वह अभी भी पूरी तरह से बेहोशी की हालत में थी, मूर्खतापूर्ण तरीके से स्थिर खड़ी थी और कुछ ऐसा सोच रही थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। शेंग यू वास्तव में हत्यारे मंदिर के नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित था। इन युवाओं के घेरे का सामना करते हुए आंतरिक आश्चर्य के बावजूद उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल धीमी नहीं थी। उसके पैर थोड़े हिले और बगल से चार्ज हो रही एनर्जी बॉल ऑफ लाइट से बचने और उसे अपने दाहिने हाथ से दूर धकेलने के तुरंत बाद उसका शरीर क्षैतिज रूप से तैरने लगा, जिससे दोनों पैर वांग युवान और हान यू के हमले से टकरा गए। ये कनिष्ठ अभी भी छठे साधना चरण पर थे। शेंग यू 9वें चरण पर पहुंच गई है। हालांकि मैं उन के कम नहीं आंकता, वो संभवतः इस स्तर के विरोधियों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने अपनी वृत्ति के माध्यम से प्रतिक्रिया करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सबसे बुनियादी ऑपरेशन का उपयोग किया। लेकिन शेंग यू की उम्मीदों के विपरीत वह बहुत लापरवाह था। उन्होंने वास्तव में 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड को बहुत कम आंका था, विशेष रूप से सिमा जियान की एनर्जी बॉल ऑफ लाइट की दुर्जय शक्ति को। कबया शेंग यू ने इसे काटने की कोशिश की। उसकी कल्पना में ये हथियार बहुत भारी होना था, लेकिन सिमा जियान की आध्यात्मिक ऊर्जा इससे बंधी थी, इसलिए उसे निश्चित रूप से उड़ा दिया जाएगा। अपने हमले के बाद प्रणोदक शक्ति का उपयोग करते हुए वह किनारों से 2 हमलों को मारता था। उसके बाद नीली लपटें छोड़ते फुफकारते फीनिक्स से निपटने में कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही उसका दाहिना हाथ प्रकाश की ऊर्जा गेंद के संपर्क में आया, शेंग यू को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेवकूफ सी दिखने वाली सेना वास्तव में उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। विस्फोटों की तेज आवाज के साथ शेंग यू को लगा कि एक शक्तिशाली शक्ति ने उसका हाथ हिलाया है। ये प्रकाश की ऊर्जा गेंद की स्मैश, अवशोषण और ट्रिपल ब्लास्ट क्षमताएं थीं। यदि ऐसा होता तो शेंग यू को 1,00,000 इकाइयों से अधिक की अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ कोई चोट नहीं लगती। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइट एनर्जी बॉल का उपयोग करने के समय सिमा जियान ने अपने पर्पल थंडर स्पिरिट स्टोव का उपयोग किया। इस प्रकार जैसे ही शेंग यू के दाहिने हाथ ने उसे छुआ, बैंगनी बिजली अचानक चमक उठी, जो सीधे उसकी हथेली में आ गई और शेंग यू के पूरे शरीर में व्यापक रूप से फैल गई। आध्यात्मिक ऊर्जा की इतनी ताकत के साथ शेंग यू को घायल करना पर्पल डिवाइन थंडर स्पिरिट स्टोव के लिए अकल्पनीय था। हालांकि गड़गड़ाहट से पक्षाघात का असर हुआ। शेंग यू के स्तर के पावरहाउस के लिए युद्ध के समय में किसी भी विवरण को महत्वहीन नहीं माना जा सकता है। भले ही उसने 1 सेकंड से भी कम समय के लिए संपर्क किया, इससे उसकी पूरी योजना हिल गई। स्कारलेट वाइल्ड स्वॉर्ड और डिवाइन सोल शील्ड से टकराने से पहले उसने हवा में जो 2 पैर मारे थे वे सुन्न हो गए थे। अध्याय 465 ओझा माउंटेन पास भाग 3 पर लौटना। शेंग यू बेहद मजबूत था, लेकिन वह सिर्फ शारीरिक ताकत थी। वह जिससे टकराया वह पौराणिक उपकरण था।
वांग युवान और हान यू को बाहर कर दिया गया, लेकिन शेंग यू भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके। अपनी उन्मादी चमक से विशिष्ट उपकरणों के इन दो प्रसिद्ध टुकड़ों ने उसके लकवाग्रस्त शरीर को नष्ट कर दिया, जिससे उसकी गति और भी धीमी हो गई। ठीक इसी समय ब्लू फायर फीनिक्स ने उसे पकड़ लिया, तुरंत लाल गर्म लपटों के साथ फूट पड़ा और भयानक शक्ति के साथ विस्फोट हुआ, जिसने शेंग यू के पूरे शरीर को लगभग अपनी चपेट में ले लिया। फायरहॉट फीनिक्स ये फ्यूज्ड स्पिरिट स्टोव की एकमात्र अनूठी क्षमता थी और इसके कारण लिन शिन को हर बार जब भी इसका उपयोग करना पड़ा, उसे भारी दुष्प्रभाव झेलना पड़ा। मूल रूप से जिस समय उसने ये तकनीक प्राप्त की थी, वह इसका उपयोग 8वें चरण के ज़ोबिकिन को रोकने में करने में कामयाब रहा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शेंग यू स्वाभाविक रूप से एक ज़ोबी राजा से अधिक मजबूत था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे पकड़ लिया गया था। लिन शिन आग पर काबू पाने में उत्तरोत्तर अधिक कुशल होती जा रही थी। इसलिए जब तक उसने हस्तक्षेप किया, उसके फायरहॉट फीनिक्स में पहले से ही बिजली जमा हो चुकी थी, जो टकराने पर फट गई। छोटा शैतान, शेंग यू ने जोर से शाप दिया। भूरे प्रकाश की चिंगारी फूट पड़ी। उसकी तेज आभा तुरंत नीले फीनिक्स के गले पर पड़ी, जिससे वह एक झटके में गायब हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। एक के बाद एक किक के साथ पुरुषों के समूह में लॉन्ग हाओचेन भी शामिल था, जिसकी शील्ड वॉल उड़ान भरने के बाद पीछे हट गई थी। लेकिन शेंग यू ने हमला करना जारी नहीं रखा। शैतान ड्रैगन का सामना किया, जो आधे हिस्से पर कब्जा कर रहा था। विचित्र अभिव्यक्ति वाला हॉल। मैं हाई अलर्ट पर था। यंगर, उसे रोको। सीनियर का कोई गलत इरादा नहीं है। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को किक से दर्द हो रहा था, उसने जल्दी से आदेश दिया। शैतान ड्रैगन की शक्ति बहुत अधिक थी। हत्यारे के मंदिर को उसे गलत समझने के लिए प्रेरित करना अच्छी बात नहीं होगी। काली रोशनी की चमक के साथ शेंग यू की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे पहले से आक्रामक शैतान ड्रैगन चेन यंग र की बाहों में पकड़े हुए एक कमजोर छोटे सुअर के रूप में लौट आया, यहां तक कि उसका उपहास करते हुए भी दिखा रहा था। शेंग यू का मुंह और आंखें मुड़ गईं। उन्हें एक बार फिर कोसते हुए कहा, वे कितने छोटे दुष्टों का झुंड है। वे इतने उग्र क्यों हो गए? क्या यह आदमी राक्षस है? शेंग यू की शक्ल देखना वाकई मुश्किल था। उसके कुछ बाल सहित कपड़े जल गए, यहां तक कि उनके बाएं गाल पर जलन भी दिखाई दी। वह सचमुच दयनीय आंकड़ा था। शेंग यू खुद को कोसने के लिए एक निजी जगह ढूंढना चाहता था। उसने बस अपने कौशल को थोड़ा बाहर लाने का प्रयास किया। यह इस हद तक था कि उन्हें अपमानित होना पड़ा। ये छोटे दुष्ट, क्या उन्हें उदार होने के बारे में भी पता था? लेकिन निश्चित रूप से वह इन शब्दों को जोर से नहीं कह सकता था। उसने अनिच्छा से लॉन्ग हाओचेन के समूह की ओर देखा, जो अपने पैरों पर खड़े थे और गुस्से में चिल्ला रहे थे। वे काफी अच्छे से बड़े हो गए हैं, है ना? इस आदमी के खिलाफ जाने का साहस करना। क्या इस आदमी को जाकर उन्हें थोड़ा सबक सिखाना चाहिए? पर दादा, कृपया हमें क्षमा करें। ये जानबूझकर नहीं था। लॉन्ग हाओचेन अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ तेजी से आगे बढ़े और एक जूनियर की तरह सलामी के रूप में अपना सम्मान व्यक्त किया। शेंग यू ने कहा, तुम छोटे बच्चे सबसे बुरे हो। क्या आप नहीं जानते कि आपने हमें कितना चिंतित कर दिया है? तो आपके पास व्याख्यान देने के लिए आना कैसा रहेगा? जहां तक मैं देख रहा हूं, आप कमीनों के छोटे समूह ने कुछ बहुत दिलचस्प प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। क्या हमारे बीच ऐसी कटु नफरत है? शेंग यू की दयनीय आकृति को देखकर हर कोई स्वाभाविक रूप से समझ गया कि यह बूढ़ा व्यक्ति केवल लॉन्ग हाओचेन का परीक्षण कर रहा था। अब उनमें इस दृश्य पर हंसने की भी हिम्मत नहीं थी। वे बिना एक शब्द भी बुदबुदाए अपना सिर नीचे झुकाए हुए थे। तो आखिरकार वे बड़े हो गए हैं, है ना? शेंग यू ने अपना हाथ उठाया और लॉन्ग हाओचेन के सिर पर प्रहार किया। दुखी लॉन्ग हाओचेन ने मुंह सिकोड़ लिया, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेंग यू इतना लापरवाह होगा, क्योंकि उनके द्वारा इतनी जल्दी ऐसी हालत कर दी गई थी। दुर्भाग्य से इस व्यक्ति के क्रोध से बचने के बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी थी। शेंग यू काफी उदास महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि वह बाहर निकलने में भी सक्षम नहीं है। एक पल के लिए शांत होने के बाद उसे गुप्त रूप से आशंका महसूस हुई। भले ही वह लापरवाह रहा हो, फिर भी वह 9वें चरण का पावरहाउस था। 1,00,000 आध्यात्मिक ऊर्जा इकाइयां उनके सामने खड़ी थीं, और इन लोगों के उपकरणों का क्या हाल था? एक दानव शिकार दस्ते के लिए जो इतने सारे प्रसिद्ध उपकरणों को लाने के लिए अभी अभी कमांडर के पद तक पहुंचा था, आखिर वे कहां से आ सकते थे? और विशेष रूप से लॉन्ग हाओचेन की ढाल नारंगी चमक बिखेर रही थी। महाकाव्य स्तर। ऐसा लगता है कि शेंग यू ने लॉन्ग हाओचेन के समूह की ताकत को कम करके आंका था। वास्तव में पिछली बार जब वे आए थे तो उन्हें अधिक से अधिक एक उज्जवल युवा पीढ़ी माना जा सकता था।
लेकिन इस बार वे पहले से ही इस वरिष्ठ के सामने समझ की ताकत प्रदर्शित कर सकते थे। ये बस था और बल्कि एक छलांग। क्या आप 7वें चरण में हैं? शेंग यू का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। अनजाने में उसने लॉन्ग हाओचेन से यह प्रश्न पूछा। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि जिस क्षण लॉन्ग हाओचेन ने तलवार की ऊर्जा को छोड़ा, वह ब्राइट बॉडी की सीमा पर था। लॉन्ग हाओचेन ने जवाब में सिर हिलाया, हाँ परदादा। शेंग यू बहुत डर गया था। धारणा बनाना एक बात थी, लेकिन तथ्य की पुष्टि करना दूसरी बात थी। उसकी उम्र कितनी थी? बिल्कुल 20 से कम। क्या जब वे आखिरी बार मिले थे तब से वह केवल 14 या 15 वर्ष का नहीं था? तब से अब तक कितने साल हो गए हैं? और पहले से ही 7वें चरण में। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दानव देवता सम्राट इस लड़के को पकड़ना चाहते थे। 7वां चरण, क्या ये वास्तव में इस स्तर पर है? मैं उस समय के स्तर तक किस उम्र में पहुंचा था? क्या ये 35 नहीं था? एक बार फिर पूरे समूह पर अपनी निगाहें घुमाते हुए शेंग यू के चेहरे की झलक आखिरकार शांत हो गई। निस्संदेह उसका ठंडा व्यवहार हास्यास्पद लगता था जब वह इतनी दयनीय दिखने वाली आकृति से आता था। निस्संदेह लॉन्ग हाओचेन के समूह ने जोर से हंसने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की। ठीक इसी समय बाहर कई दस्तकें सुनाई दीं। यहाँ स्थिति बिल्कुल ठीक है। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो शैतान ड्रैगन की ड्रैगन आभा की नकल करने के लिए एक प्रतिरूपण करता लाया था। शेंग यू चिल्लाया। जाहिर तौर पर वह अपनी बदनामी से बचने के लिए खुद को अपने माताहतों के सामने नहीं आने दे सकता था। ये सुनकर बाहर मौजूद सभी लोग तुरंत शांत हो गए। शेंग यू ने काफी देर तक लॉन्ग हाओचेन को घूरते हुए सिर हिलाया, बुरा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा लगता है कि आप काफी परिपक्व हो गए हैं और आपकी ताकत काफी बढ़ गई है। आखिरकार आप लौट आए हैं। छिपे हुए चौथे शूरवीर को अब तक आपको बता देना चाहिए था। पवित्र युद्ध शुरू हो गया है। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, परदादा, यह मेरी गलती है। क्या गठबंधन द्वारा दी जाने वाली किसी भी सजा को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। के लिए दंडित किया गया। शेंग यू की आवाज अचानक ऊंची हो गई, छी। इसमें आपकी क्या गलती है? क्या आप सोचते हैं कि आप स्वयं पर्याप्त रूप से योग्य हैं? आप उन मामलों में अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है? अगर तुम हित होना चाहते हो तो बस मुझे बताओ, क्या राक्षसों और गठबंधन के बीच पवित्र युद्ध सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जा सकता है? हालांकि शेंग यू के शब्द कठोर लग रहे थे, लेकिन उसने जानबूझकर डांटने वाला लहजा अपनाया। लेकिन लॉन्ग हाओचेन को गर्मजोशी महसूस हुई। वह स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों से शेंग यू की चिंता को महसूस करने में सक्षम था। बातचीत के बाद लॉन्ग हाओचेन ने गहरी सांस ली, परदादा, वास्तव में ऐसा ही है। मेरी बात सुनो, यह मामला गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी निर्णय लें, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं इसे गठबंधन से भी नहीं छिपाऊंगा। मुझे विश्वास है कि आप सर्वोत्तम निर्णय लेंगे। लॉन्ग हाओचेन की गंभीर निगाहों को देखकर शेंग यू को अचानक एहसास हुआ कि चीजें उतनी सरल नहीं थीं जितनी उसने कल्पना की थी। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसने पूरे कमरे को बर्फ की एक परत से ढक दिया, जिससे पूरा कमरा अलग हो गया। आपका क्या मतलब है? शेंग यू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, परदादा, मुझे यकीन है कि यही कारण है कि दानव देवता सम्राट ने यह पवित्र युद्ध शुरू किया। इसके बारे में मेरे साथियों को भी नहीं पता, लेकिन इसमें शामिल व्यक्ति के रूप में मैं उस कारण के बारे में बहुत स्पष्ट हूं जिसके लिए पवित्र युद्ध शुरू हुआ था। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं वास्तव में लोगों को भयानक स्थिति में नहीं देखना चाहता, लेकिन ये मामला मेरे सबसे करीबी से जुड़ा है साथियों। मेरे पास इसे वितरित करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं गठबंधन से अंतिम निर्णय लेने के लिए कहता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गठबंधन मेरे साथ क्या व्यवहार करने का निर्णय लेता है, मैं व्यवहार स्वीकार करूंगा। ऐसे गंभीर शब्दों को सुनकर शेंग यू के चेहरे पर न केवल बदसूरत अभिव्यक्ति हुई, बल्कि उसके साथियों के लिए भी यही बात लागू हुई। एकमात्र अपवाद स्तब्ध कयर था। बाकी सभी लोग आश्चर्य से अपनी आंखें फैला रहे थे। वे दानव देवता सम्राट के उद्देश्यों के बारे में भी सवालों से भरे हुए थे। उन्होंने लॉन्ग हाओचेन के शब्द सुने कि यह पवित्र युद्ध वास्तव में उससे संबंधित था। शेंग यू के गालों में फड़कन के लक्षण दिखे। उसकी आवाज अचानक नर्म हो गई, चिको, चिंता मत करो। आपके परदादा आपकी बात सुन रहे हैं। तुम्हें पता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे परदादा तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे परपोते को कोई सजा नहीं दे सकता। और तुम्हें ये याद रखना होगा कि जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसके बारे में किसी और को नहीं बताना है। गठबंधन के भीतर भी हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता। अब बताओ तुम्हारे दिल में क्या है?
जब तक मैं आपकी मदद कर सकूंगा, मैं आपकी मदद करने के लिए अपना सब कुछ दूंगा। हाँ। शेंग यू के चिंतित रूप को देखकर लॉन्ग हाओचेन ने अपनी पूरी ताकत से सिर हिलाया। मुझे लगभग रोने की इच्छा हो गई थी। शेंग यू करियर के परदादा थे, लेकिन इस बार उन्होंने इस गर्म स्वभाव वाले बूढ़े व्यक्ति से निकलने वाली गर्मजोशी की तीव्र अनुभूति महसूस की, और पारिवारिक प्रेम जो हमेशा लॉन्ग हाओचेन का कमजोर बिंदु रहा है। परदादा, जिस समय हमने गठबंधन छोड़ा था, हमने कुल 16 नरसंहार मिशनों पर काम किया था। आधे साल से भी कम समय में हम उन सभी को पूरा करने में सफल रहे हैं। इन मिशनों में सबसे कठिन मिशन दानव देवताओं में से अंतिम एंड्रोमेलियस की हत्या करना था। शेंग यू एक बार फिर आश्चर्यचकित हुआ। क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक राक्षस देवता को मार डाला? सर्प शैतान दानव भगवान एंड्रोमेलियस। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर में सिर हिलाया। इसका एक बड़ा हिस्सा भाग्य से संबंधित था। उस समय उन्होंने शैतान सर्प देवता के साथ अपनी मुठभेड़ के मामले को विस्तार से बताया, और कैसे उन्होंने जंगल के बोआ राजा और एंड्रोमेलियस के बीच संघर्ष का फायदा उठाया, और कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे की हत्या के करीब पहुंच गए। एक बड़ी उपलब्धि, यहाँ तक कि एक सम्राट श्रेणी का दानव शिकार दस्ता भी आवश्यक रूप से अपने दानव देवता स्तंभ की सुरक्षा के तहत एक दानव देवता को मारने का प्रबंधन नहीं करेगा। जब आप 20 वर्ष के भी नहीं हैं, ऐसी उपलब्धि के साथ आप लोग गठबंधन के सिर्फ दिग्गज हैं। अपने सख्त स्वभाव के बावजूद शेंग यू लॉन्ग हाओचेन की कहानी सुनकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इन बच्चों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी कम उम्र में एक राक्षस देवता को मार डाला, ये वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि थी। अध्याय 466 स्नेह भाग 1। लॉन्ग हाओचेन ने आगे कहा, सर्प शैतान दानव देवता एंड्रोमेलियस को मारने के बाद हमने उसके दानव देवता स्तंभ का सामना किया, उसे नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनकी कठोरता सचमुच हमारी कल्पना से परे थी। शेंग यू मुस्कुराया, ये निश्चित है। इसके बारे में निराश मत होइए। अतीत में कई शीर्षक वाले दानव शिकार दस्तों ने बिना किसी सफलता के एक दानव देवता स्तंभ को नष्ट करने की कोशिश की। अफसोस, 6000 साल हो गए हैं और 72 राक्षस देवताओं का मामला हमें और अधिक शक्तिहीन बना देता है। ये राक्षसों की मूल शक्ति है। जब तक ये खतरनाक स्तंभ मौजूद है, राक्षस वास्तव में कभी नहीं मरेंगे। तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। भविष्य में जब ये काफी मजबूत हो जाएगा तो हम कोई रास्ता सोचेंगे। दुर्भाग्य से एकमात्र एक राक्षस देवता स्तंभ को नष्ट करने की संभावना रखने वाला व्यक्ति, संसार का वंशज, उस समय लौटते समय बहुत कम उम्र में मर गया। अन्यथा शायद हम कोई चमत्कार कर सकते थे। लॉन्ग हाओचेन ने उसे गंभीर उत्तर दिया, लेकिन हमने ऐसा किया। उपार्जन। वह हासिल क्या आपने कहा? शेंग यू आश्चर्य से उछल पड़ा। उसकी छरहरी काया से यह छलांग गोरिल्ला जैसी लग रही थी। लॉन्ग हाओचेन ने आगे कहा, हम उस राक्षस देव स्तंभ को नष्ट करने में कामयाब रहे, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस संसार में दूसरा शैतान नाग दानव भगवान दोबारा प्रकट नहीं होगा। और यहाँ तक कि निश्चित रूप से यह कहना भी कठिन है कि डेविल सरपेंट वंश जीवित रहने में सक्षम होगा। शेंग यू की आंखें खुली हुई थीं और वह अपनी मुद्रा में 10 सेकंड से अधिक समय तक स्थिर रही। क्या आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं? क्या उन्होंने वास्तव में एक राक्षस देव स्तंभ को नष्ट कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। भले ही आप अत्यंत प्रतिभाशाली हो, विशेष रूप से अपनी वर्तमान साधना में प्रतिभावान हो, फिर भी वे संभवतः एक दानव देव स्तंभ को कैसे नष्ट कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शेंग यू की असामान्य नजर को देखकर लॉन्ग हाओचेन ने एक दर्दनाक नजर प्रकट की, लेकिन परदादा, हमने बस ये किया। और यही कारण है कि दानव देवता सम्राट ने मुझे पकड़ लिया था, इस पवित्र युद्ध का कारण। शेंग यू की उखड़ी सांसें शांत होने से पहले कई मिनटों तक चलती रहीं। आप कह रहे हैं कि आपके पास एक असाधारण क्षमता है जो आपको राक्षस देव स्तंभों को नष्ट करने की अनुमति देती है। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन यह मेरा नहीं है, यह मेरे साथी जादुई जानवर हाओयू का है। मुझे लगता है कि मेरे साथियों को यह एहसास होना चाहिए था कि हाओयू एक असामान्य जादुई जानवर है। अब तक कोई नहीं बता सका कि वह किस जाति का है, लेकिन उसके पास एक असाधारण क्षमता है जो हम इंसानों के खिलाफ ज्यादा काम की नहीं लगती। लेकिन ये राक्षसों, विशेषकर राक्षस देव स्तंभों के विरुद्ध बहुत विनाशकारी है। हाओयू ने उस दानव देव स्तंभ को नष्ट करने में हमारी मदद करने की कीमत के रूप में अपनी जीवन शक्ति का उपभोग किया। यदि मैं गलत अनुमान नहीं लगा रहा हूं, तो ये ठीक है, क्योंकि दानव देवता सम्राट ने हाओयू द्वारा दानव जाति के लिए उत्पन्न खतरे का अनुमान लगाया था कि उसने गठबंधन से मुझ पर मुकदमा दायर किया। हाओयू और मैं खून से बंधे हैं।
जब तक वह मर जाएगा हाओयू शायद ही अकेले जीवित बचेगा। 64वें दानव शिकार दस्ते में ये कहना असंभव था कि किसी ने इस विवरण पर ध्यान नहीं दिया था। वे सभी केवल बहुत भ्रमित महसूस कर रहे थे और इतना सा एहसास होने के बाद उन्होंने उसके स्पष्टीकरण को मंजूरी दे दी। एक पल के लिए माहौल बेहद गंभीर हो गया। बिना किसी संदेह के दानव देवता स्तंभ को नष्ट करने की क्षमता प्राप्त करना टेम्पल एलायंस के लिए एक जबरदस्त कार्ड था। लेकिन अब राक्षसों ने हर चीज के साथ पवित्र युद्ध शुरू कर दिया। क्या टेम्पल एलायंस के पास उसका विरोध करने की ताकत होगी? कोई नहीं जानता। युद्ध केवल एक आधार था। दोनों पक्ष अभी भी अपनी सेनाएं तैयार करने के चरण में थे। पिछले 6000 वर्षों में हालांकि मानवता लगातार उभरती रही, लेकिन अंत में वे महाद्वीप के केवल एक हिस्से पर ही कब्जा कर पाए। राक्षसों की शक्ति भी बढ़ती गई और उन्हें प्रजनन संबंधी कोई समस्या नहीं हुई। जबकि मनुष्य शक्ति एकत्रित कर रहे थे, राक्षस ऐसा कैसे नहीं कर सकते थे? विशेष रूप से उच्चतम रैंकिंग वाले राक्षस 6000 साल पहले थे। वर्तमान में लोंग हाओचेन और हाओयू की भावनाएं इतनी अशांत थीं जितनी कोई कल्पना कर सकता है। शेंग यू ने गहन चिंतन की स्थिति में प्रवेश किया। एलायंस के दृष्टिकोण से लोंग हाओचेन को सौंपने से निस्संदेह उन्हें उबरने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर क्या उन्हें राक्षस देव स्तंभों को नष्ट करने की ताकत हासिल करने का एक और मौका मिलेगा? ये कहना मुश्किल था, और लोंग हाओचेन की रक्षा के लिए गठबंधन को राक्षसों का क्रोध झेलना होगा। आखिरकार अपनी जाति की समृद्धि के लिए इन परिस्थितियों में कोई भी राक्षस शासक लोंग हाओचेन और हाओयू की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। काफी समय बाद शेंग यू ने कठिन स्वर में कहा, लड़के, मुझे इसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। इससे स्थिति संभवतः आपके लिए प्रतिकूल हो जाएगी। समझा? लोंग हाओचेन ने शांत मुस्कान छिपाई, पर दादा, कोई अन्याय नहीं है। मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास हाओयू को सौंपने का कोई रास्ता नहीं है। वह मेरा अच्छा भाई है। मैं बस इतना कर सकता हूं कि सच बताऊं और गठबंधन को निर्णय लेने दूं। चाहे वे कोई भी निर्णय लें, मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर दादा, कृपया मुझे एक कमरा दे दीजिए। इससे पहले कि गठबंधन किसी निर्णय पर पहुंचे, मैं हत्यारे के मंदिर में रहूंगा। शेंग यू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंदर ही अंदर अपने खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लालच के प्रति अच्छा प्रतिरोध होने के कारण वह अपने जीवन में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता था, वह थी चीजों को अपनी समझ से परे पाना। बिना किसी संदेह के लोंग हाओचेन ने उनके सामने ऐसी स्थिति ला दी। वह यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि इसकी रिपोर्टिंग से गठबंधन का निर्णय कैसा होगा। जब यह एलायंस के लाखों लोगों के जीवन में था, तो कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा कि अंतिम फैसला क्या होगा। पर दादा, कैयर की आवाज अचानक गूंज उठी, एक स्वप्निल चीख का रूप लेते हुए। लोंग हाओचेन अविश्वसनीय रूप से कैयर की दिशा में देखते हुए कांप उठा। शेंग यू की ओर एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए कैयर की निगाहें बिल्कुल बेजान थीं। अपनी आंखें खोलते हुए शेंग यू ने आश्चर्यचकित दृष्टि से कैयर की ओर देखा। वह उनकी परपोती थी, जिससे वह स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक परिचित थे। कैयर की कॉल अजीब लग रही थी, पहले से काफी अलग। मुझे बस याद है, आप मेरे परदादा हैं। परदादा, पिता, माता। मेरे पिता और माता के बारे में क्या? क्यों वे मुझे बचाने क्यों नहीं आए? क्योंकि कैयर, तुम्हें क्या हो गया है? कैयर को ऐसी हालत में देखकर शेंग यू आश्चर्य से देखता रहा। लोंग हाओचेन तेजी से आगे बढ़े, कैयर के पक्ष में शामिल हुए। कैयर, क्या आपको अभी याद आया? क्या तुम्हें सब कुछ याद है? तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? क्यों? लोंग हाओचेन पर जरा सा भी ध्यान दिए बिना उसने केवल ये शब्द दोहराए। वह बेजान नजर आती रही, लेकिन उसके चेहरे से आंसू अनियंत्रित रूप से बहते रहे। ये नजारा देखना वाकई दर्दनाक था। लोंग हाओचेन पूरी तरह से अपने काम के बारे में भूल गया। उसे देखते हुए जल्दी से उसे गले लगा लिया। लेकिन वर्तमान कैयर बेहद उत्तेजित था। उसकी आंखें निराशा और शीतलता से भरी हुई थीं। वह पूरी तरह से अचंभित होकर शेंग यू को देख रहा था। क्योंकि तुमने मुझे वहां क्यों फेंक दिया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सब जानते थे। उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जिससे सब घबरा गए। ओ! लोंग हाओचेन ने धीरे से उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार किया, जिससे कैयर वहीं बेहोश हो गई। उसके चेहरे से अब भी आंसुओं की धारा बह रही थी। क्या हुआ है? शेंग यू अपनी परपोती के अंतिम प्रश्न पर दंग रह गए। लोंग हाओचेन ने कैयर को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके चेहरे पर आंसू पोंछ दिए। ध्यान से, यह मेरी गलती है, मैं कैयर की रक्षा करने में विफल रहा। उसने शेंग यू को बताया कि कैसे उसने अपनी यादें खो दी थीं।
बेशक उन्होंने टावर ऑफ इटर्निटी से संबंधित हर चीज का उल्लेख नहीं किया, केवल यह उल्लेख किया कि उनके पास कयेर को घेरे से बाहर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उनके पास उसके जागरण में हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लॉन्ग हाओचेन का स्पष्टीकरण सुनकर शेंग यू कुछ देर के लिए अवाक रह गया। वह जानता था कि यह बिल्कुल लॉन्ग हाओचेन की गलती नहीं हो सकती। कयेर के अचानक जागने की भविष्यवाणी कौन कर सकता है? लॉन्ग हाओचेन ने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि उन्होंने विवरण नहीं बताया, लेकिन कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि जब वह इतने सारे दानव हत्यारों को हटाने वाले दस्तों से घिरा हुआ था, तो भागने में कामयाब होना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी। चलो भी, फिलहाल पहले घर चलते हैं। शेंग यू ने जिस घर का उल्लेख किया था वह एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के कार्यालय महल के अंदर था। शेंग यू का घर हत्यारे के मंदिर में होने के बजाय वहां स्थित था। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के सैन्य नेता के रूप में उनका घर कार्यालय महल के पीछे एक बगीचे में था। शेंग यू ने लॉन्ग हाओचेन के समूह की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, बस उन्हें यहीं रहने दिया। इसके बाद उन्होंने लॉन्ग हाओचेन से कहा कि मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी जाएगी, इसलिए फिलहाल उन्हें टेम्पल अलायंस से किसी भी जानकारी के लिए इंतजार करना होगा। जब तक शेंग यू ने लॉन्ग हाओचेन से यह बात कही तब तक वह उस मामले पर पूरी तरह सोच चुकी थी। यह ओझा पर्वत दर्रा और उसका क्षेत्र था। यदि अलायंस ने उसे सौंपने का फैसला किया तो क्या वह इस लड़के को जाने नहीं दे सकता था? जब उन्होंने कार्य किया तो उन सभी के अपने निजी कारण थे और वह कोई अपवाद नहीं था। अपनी यादें खोने के बाद जैसे ही उसकी नज़र कयेर पर पड़ी, शेंग यू के विचार का दायरा पूरी तरह से बदल गया। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अलायंस और हत्यारे के मंदिर की खातिर कयेर को अतुलनीय दर्द का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये यादें सबसे पहले वापस आएंगी। उसकी हड्डियों में एक दर्द समा गया। यदि मैंने उसे संसार की विरासत का खंजर नहीं लेने दिया होता, तो क्या कयेर को ऐसा दर्द अनुभव होता? और इस बार लॉन्ग हाओचेन को गठबंधन के लिए बलिदान दिया जाएगा। शेंग यू ऐसा नहीं कर सका। उसने पहले ही पूरा संकल्प कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह लॉन्ग हाओचेन और कयेर की रक्षा करेगा। पूरा 64वां कमांडर ग्रेट डेमन हंट दस्ता वहां वैसे ही रहता था। हालांकि पवित्र युद्ध की महान छाया एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रे पर छाई हुई थी, कयेर का घर बेहद शांतिपूर्ण था। उस दिन कयेर के अचानक भावनात्मक रूप से टूटने के बाद आखिरकार उसे लॉन्ग हाओचेन ने बाहर कर दिया। जागने के बाद उनका मूड धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ दिनों के आराम के बाद सभी को धीरे धीरे यकीन हो गया कि कयेर की कुछ यादें वापस आ रही हैं, लेकिन ये केवल कुछ यादें थीं जब वह 3 या 4 साल की थी। ये स्पष्ट रूप से एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास की उत्तेजना और उसके परदादा शेंग यू द्वारा छोड़ी गई गहरी छाप से था, जिसने अंततः उसमें कुछ यादें जगाईं। हालांकि यह केवल एक छोटा सा हिस्सा था, ये निस्संदेह अच्छी खबर थी। अध्याय 467 स्नेह भाग 2। दुर्भाग्य से उनके वध को देखने के तुरंत बाद शेंग लिंगजी और उनकी पत्नी को एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर लौटना पड़ा। पवित्र युद्ध की शुरुआत के साथ, हालांकि वे महसूस कर रहे थे अपनी बेटी के लिए बेहद चिंतित, उनकी भारी जिम्मेदारियां ऐसी नहीं थीं जिन्हें वे नजरअंदाज कर सकें। हाओचेन, क्या आप वहां हैं? कयेर पड़ोसी कमरे के सामने खड़ा हो गया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। अभी अभी उसकी यादें ताज़ा हुई, उसकी भावनाएं सचमुच बहुत प्रभावित हुई। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लॉन्ग हाओचेन और अन्य लोगों की सुरक्षा में और उसके माता पिता और परदादा द्वारा दिखाई गई देखभाल से वह धीरे धीरे शांत हो गई। आखिरकार उसकी यादें वापस नहीं आईं, और जो पहले ही हो चुका था वह अटल था, और धीरे धीरे वह इससे उबर गई। पिछले 2 दिनों में उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक होने के करीब थी। कमरे में लॉन्ग हाओचेन की परिचित आवाज जवाब नहीं दे रही थी। दरवाजा खटखटाने के थोड़ी देर बाद वह ये पुष्टि करने गई कि वास्तव में कोई मौजूद नहीं था। उसे यह काफी अजीब लगा। आमतौर पर लॉन्ग हाओचेन अपने कमरे में खेती कर रहा होगा। शांत होने के बाद उसने हाल के मामलों के बारे में गहराई से सोचा। हालांकि लॉन्ग हाओचेन अस्थायी रूप से यहाँ रह रहे थे, चाहे वह हो या टीम के बाकी सदस्य, वे सभी असुरक्षा से भरे हुए थे। जब से उसने अपनी यादें खोई हैं, जो उसके साथ सबसे अधिक समय बिता रहा था वह लॉन्ग हाओचेन था, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वह उसकी सावधानीपूर्वक देखभाल करता था। हालांकि वह अभी भी उन दोनों के बीच हुई बातों को याद करने में असमर्थ थी। वह एक लड़की थी और उसकी अपनी भावनाएं थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस अनीमिया की स्थिति में भी उसने धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन को स्वीकार कर लिया। कम से कम अब वह इतनी स्पष्ट रूप से नहीं शर्माएगी जब लॉन्ग हाओचेन ने उसका हाथ पकड़ा और जाने देने की कोशिश की।
इस पूरे समय में वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसके लिए बलिदान दिया। अब जब एक बड़ी घटना घटी है तो मुझे ही उसे सांत्वना देनी चाहिए। अब जब उसे इस बात का एहसास हो गया तो कयिर ने अपने कमरे में लॉन्ग हाओचेन को खोजने की पहल की, लेकिन पाया कि वह मौजूद नहीं था। क्या टेम्पल अलायंस इस मामले पर अपना निर्णय दे सकता था? ये सोचकर कयिर को बहुत तनाव महसूस हुआ। अवर्णनीय दर्द से हमला हुआ। उसे लगा कि उसकी सांसें अस्थिर थीं। लेकिन यह मुझे कुछ कैसे नहीं बता सका। नहीं, वह इस ओर नहीं जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो वह चिंता में अंधी हो गई थी। कयिर ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन अनजाने में लॉन्ग हाओचेन ने पहले से ही अपने भूलने की बीमारी में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया था। कयिर, तुम क्या कर रहे हो? ठीक इसी समय उनसे ये पूछा गया। अपना सिर घुमाकर कयिर ने देखा कि चेन यंग र उसके बारे में उत्सुक होकर पास के कमरे से बाहर आ रही है। जैसे कि उसे अपना उद्धारकर्ता मिल गया, कयिर चेन यंग र के पक्ष में शामिल हो गई। यंग र, क्या आप लॉन्ग हाओचेन के बारे में जानते हैं? तुमने उसे देखा? वह कमरे में क्यों नहीं है? चेन यंग र ने अभी भी उलझन में उत्तर दिया, बेशक वह अभी अपने कमरे में नहीं है। वह आपके लिए भोजन तैयार कर रहा है। आप नहीं जानते कि जब से हम लौटे हैं आप जो कुछ भी खाते हैं वह मुखिया के हाथों से ही तैयार होता है। उसका पूरा शरीर एक ऐसी अनुभूति से कांप उठा जिसका वर्णन करना कठिन होगा। उसे केवल यह एहसास हुआ कि उसके शरीर का हर रोम रोम आराम महसूस कर रहा था। उसकी पिछली सारी चिंताएं दूर हो गईं, उनकी जगह चिंता और स्नेह ने ले लिया। उसकी आंखों के कोने अचानक लाल हो गए। तो क्या आप वास्तव में मेरा भोजन तैयार कर रहे हैं? ऐसे समय में जब एलायंस द्वारा किसी भी समय छोड़ा जा सकता है, इसके बारे में सोचते हुए उसे ही उनका भोजन तैयार करना चाहिए, न कि इसके विपरीत। उनके एक्सप्रेशन देख रहे हैं। चेन यंग र जिसे पुष्टि मिली कि वह वास्तव में नहीं जानती थी, उसने अपनी ईर्ष्या नहीं छिपाई। कै र, तुम बहुत भाग्यशाली लड़की हो। जानना, आपकी कुछ यादें वापस आने के अगले दिन चीफ ने कहा कि आपका दिमाग अस्थिर है और उन्हें आपके खाने के लिए अच्छा खाना बनाना होगा ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। फिर उन्होंने कहा। इस बिंदु पर चेन यंग र अचानक वह रुक गया। कयिर की परेशान नजर अचानक डरपोक हो गई। उसने और क्या कहा? चेन यंग र की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उन्होंने कहा कि भविष्य में शायद ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वह आपके साथ अपना समय संजोकर रखना चाहता है क्योंकि वह आपके लिए इतना ही कर सकता है। एक झटके के साथ कै र अचानक चेन यंग र की नजरों से ओझल हो गया। उस शेष छाया को देखते हुए जहां से वह गायब हो गई थी, चेन यंग र ने एक आह भरी और जोर से कहा, कै र, तुम वास्तव में अच्छे भाग्य का आनंद ले रहे हो। अगर किसी दिन वह लड़का मेरे साथ वैसा व्यवहार करे जैसा बॉस तुम्हारे साथ करता है तो मैं मौत भी स्वीकार कर लूंगी। एक सोर्सिस्ट माउंटेन पास ऑफिस पैलेस में कई रसोई घर थे। एक छोटे से घर में लॉन्ग हाओचेन काम कर रहा था। ये रसोई छोटी थी और लॉन्ग हाओचेन के अनुरोध पर इसे पिछले कुछ दिनों में उनके उपयोग के लिए आरक्षित किया गया था। फिलहाल वह कढ़ाई की हालत पर ध्यान देते हुए चूल्हे में लकड़ी डाल रहा था। एक तेज मीठी गंध पहले से ही हवा में भर गई थी, साथ ही एक ध्यान देने योग्य गंध भी। बर्तन में 3 उड़ने वाले ड्रैगन थे जो निश्चित रूप से असली ड्रैगन न ही थे, लेकिन एक पौष्टिक प्रकार का पक्षी था जिसे जादुई जानवर के रूप में भी वर्गीकृत नहीं किया गया था। दिन की शुरुआत ही हुई थी जब लॉन्ग हाओचेन 3 फ्लाइंग ड्रैगन को लेने के लिए इधर उधर दौड़ा और उन्हें सूप की तरह तैयार किया। कभी कभी गर्मी डालकर और सूप के सार को सूंघकर ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, वह अन्य भोजन का ध्यान रखता था। परिवार के प्रभारी एक गरीब बच्चे के रूप में लॉन्ग हाओचेन ने 6 साल की उम्र में अपनी मां के पास खाना बनाना सीखना शुरू कर दिया था। हालांकि क्षेत्र में उनकी प्रतिभा विशेष सराहनीय नहीं थी, कम से कम स्वाद में बहुत कमी नहीं थी। उस समय वह अपनी मां के लिए जंगली जड़ी बूटियों से बना सूप पकाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। उनकी वर्तमान जीवन स्थितियां स्पष्ट रूप से अतीत की तुलना में परे थीं। लॉन्ग हाओचेन गठबंधन के निर्णय पर पहुंचने से पहले कुछ ऐसी चीजें करना चाहते थे जो वह करना चाहते थे। अभी आशा के विपरीत उसके विचार वास्तव में अपने माता पिता के प्रति अधिक उन्मुख नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह उन्हें अपने स्वयं के व्यवसाय से परेशान नहीं करना चाहता था। इतने सालों तक उन्हें न देख पाने के कारण मैं केवल मन ही मन उनके लिए प्रार्थना ही कर सकता था। फिलहाल खेती स्वाभाविक रूप से वह नहीं थी जिसके लिए वह सबसे ज्यादा उत्सुक था। यदि गठबंधन ने इसे दानव देवता सम्राट को सौंपने का फैसला किया तो किसी और चीज की खेती करने से क्या फायदा होगा? संभवतः वह इतने कम समय में आगे बढ़ने की ताकत हासिल नहीं कर सका। इसलिए वह केवल करियर के लिए कुछ करना चाहता था।
जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, लॉन्ग हाओचेन को एहसास हुआ कि वह जल्द ही 18 वर्ष का हो जाएगा। करियर के लिए उसने जो महसूस किया वह केवल थोड़ा सा स्वाद नहीं था, बल्कि वह प्यार था जो केवल विपरीत लिंग के दो लोगों के बीच मौजूद था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी वह करियर के बारे में सोचता था, चाहे वह कुछ भी चाहती हो, उसे ये देना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। करियर की स्मृति हानि अब तक का सबसे दर्दनाक अनुभव था। भविष्य अनिश्चित था और वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी, बस उम्मीद कर रही थी कि वह कुछ समय तक उसके साथ रह सकेगी। थोड़ा और, हर दिन उसे देख पाना और उसके लिए कुछ करना ही काफी था। करियर चुपचाप रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। सावधानी से आगे बढ़ते हुए उसने व्यस्त लॉन्ग हाओचेन को देखा। वह साफ सफेद एप्रन पहने हुए रसोई में काम कर रहा था। वर्तमान में वह एक युवा रसोई की तरह दिखता था, जिसमें दानव हंट स्क्वाड कैप्टन जैसी कोई भव्यता नहीं थी। अनजाने में करियर की दृष्टि धुंधली हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके दिल को बेरहमी से छेदा जा रहा हो। उसे अपना गला रुंधता हुआ महसूस हो रहा था और वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। भोजन तैयार करने के बीच में लॉन्ग हाओचेन का चेहरा अचानक हिल गया और उसका दाहिना हाथ ऊपर उठ गया, जिससे सुनहरी रोशनी की एक चमक निकली जिसने दरवाजा खोल दिया। करियर के सामने आ गया, जिसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। काय, लॉन्ग हाओचेन उसे यहाँ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। हाओचेन, करियर अचानक उस पर टूट पड़ी और उसके सीने में जोर से रोने लगी। वह क्यों रो रही थी इसका कारण जानने में असमर्थ, लॉन्ग हाओचेन ने फिर भी सब्जियां उसके हाथों में दे दी। उसके कपड़े गंदे थे और वह केवल उसे अपने हाथों से धीरे से धक्का दे सकता था। बेवकूफ, तुम्हें क्या हो गया है? लॉन्ग हाओचेन ने कोमल आवाज में उससे पूछा। उसे मूर्ख कहते हुए सुनकर वह स्नेह से भर जाने से खुद को नहीं रोक सकी। अतीत में करियर उसे यही कहकर बुलाना पसंद करता था। वह उसका निजी झटका था। करियर ने इसका उत्तर नहीं दिया। चूंकि वह रोते हुए उसके ऊपर कूद पड़ी थी, लॉन्ग हाओचेन असहाय होकर सब्जी का चाकू नीचे रख सका। उसके दोनों हाथ उसके पीछे थे ताकि वह उसे अपनी बाहों में ले सके। करियर का शरीर पहले की तरह ही चिकना था। बात बस इतनी सी थी कि उसकी उम्र बढ़ती गई, उसका शरीर पहले से भी पतला हो गया। ऐसी कोमल लड़की को गले लगाकर लॉन्ग हाओचेन को केवल शांति महसूस हुई। लेकिन ये एहसास पूरी तरह से पहले जैसा नहीं था। हालांकि वह अंततः उसे फिर से गले लगाने में सक्षम था, वह जानता था कि वर्तमान करियर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वर्तमान में वह केवल भावनात्मक रूप से प्रभावित थी और पहले की तरह गहरे प्यार में नहीं थी। लेकिन ये फिर भी अच्छा था, है ना? हाओचेन, इस दुनिया में मेरे लिए तुम्हारे जितना अच्छा कोई नहीं है। करियर ने लॉन्ग हाओचेन से ये शब्द कहते हुए अपना सिर उठाया। लॉन्ग हाओचेन इन शब्दों पर हंसे। ये निश्चित है, यदि मैं आपके लिए अच्छा नहीं हूं तो मैं किसके लिए अच्छा बनूंगा? जब तक आप अपने आप में सुधार कर सकते हैं, मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूं। अपने आप को अतीत के मुद्दों को याद करने के लिए मजबूर न करें। ईमानदारी से कहूं तो मैं उस समय सचमुच बहुत डरा हुआ था। अब मैं वास्तव में आपको अपनी यादें पुनः प्राप्त करते हुए देखने को तैयार नहीं हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप उन्हें वापस पा लेते हैं तो निस्संदेह आप खुद को उन दर्दनाक समयों की याद दिला देंगे। करियर ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, मुझे जरूर कुछ याद आएगा। ऐसा मेरी यादों में तुम्हारे अस्तित्व के कारण है। मैं वास्तव में उन भावनाओं को याद करना चाहता हूं जो अतीत में आपके साथ मेरे मन में थी। शायद इन दर्दनाक छवियों के कारण ही मैं उन भावनाओं को समझना चाहता हूं जो आपके मन में मेरे प्रति हैं। अध्याय 468 स्नेह भाग 3। 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के अन्य लोगों ने करियर में हाल के बदलावों को बहुत जल्दी महसूस कर लिया। वह लॉन्ग हाओचेन से जुड़ गई और अपने सोने के समय को छोड़कर दोनों पूरे दिन एक साथ रहते थे। लॉन्ग हाओचेन ने उनका भोजन बनाया और वह उसके साथ बाद में बर्तन भी धोती थी। किसी ने भी उन्हें परेशान नहीं किया, यहाँ तक कि युद्ध से आने वाली तेज आवाजों ने भी उन्हें परेशान नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर उसके कानों में घुस रहा हो। ये दिन उसके अकेले थे। दुर्भाग्य से नियत दिन बहुत जल्दी आ गया और इसने उन्हें बाधित कर दिया। लॉन्ग हाओचेन के समूह के एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर पहुंचने के ठीक 11वें दिन शेंग यू एक बार फिर उनके सामने आया। हाओचेन, मेरे पास अच्छी खबर है। गठबंधन ने हमले का सामना करने और लड़ने का फैसला किया। इस पवित्र युद्ध में राक्षस सेनाओं के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने की तैयारी की। उन्हें ये सब बताते समय शेंग यू की आंखें हत्या की भावना से भर गईं। अरे! लॉन्ग हाओचेन ने आश्चर्य से शेंग यू की ओर देखा। परदादा, तब मेरा क्या होगा?
शेंग यू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम्हें छोड़कर मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। वास्तव में सभी ने एकमत समर्थन दिखाया और किसी ने भी इस फैसले का खंडन नहीं किया। आप औपचारिक रूप से टेंपल ऑफ द नाइट के भावी उत्तराधिकारी बन गए हैं और गठबंधन आपकी रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वे सभी एक ही सोच रहे हैं कि आपका अस्तित्व राक्षसों के लिए एक भयानक खतरा होगा। जब आपकी ताकत काफी मजबूत हो जाएगी तो वे अपने विनाश को प्राप्त होंगे, जबकि हमारे पवित्र युद्ध के लिए आपकी भूमिका उस दिन को देखने के लिए खड़े रहने की होगी। चिंता न करें, सब कुछ सबसे बड़ी संभव दिशा में जा रहा है और आपको लड़ाइयों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि राक्षसों ने इस पवित्र युद्ध को शुरू करने की पहल की, लेकिन उनका निर्णय बहुत अचानक था और वे पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे। जवाबी हमले का बिगुल बजने का इंतजार है। टेंपल एलायंस बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है। दानव देवता सम्राट वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन हमारे गठबंधन पर हमला करना उसके लिए आसान बात नहीं होगी। विजेता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। शेंग यू की बातें सुनकर 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सदस्यों को बहुत आराम मिला। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को चिंता नहीं थी, लेकिन उसके साथी उसके बारे में चिंतित कैसे नहीं हो सकते थे। गठबंधन का निर्णय निस्संदेह बेहद प्रेरणादायक था। अब उन्हें गठबंधन को प्रतिरोध करने में मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी थी। लॉन्ग हाओचेन ने अवचेतन रूप से अपने दोनों हाथ भींच लिए। परदादा, इस मामले में मैं एलायंस को अपना जीवन देने को तैयार हूं। मुझे और मेरे साथियों को राक्षस क्षेत्र में वापस जाकर उन्हें पीछे से काटने दीजिए। उसका पिछवाड़ा जरूर खाली है। निश्चित रूप से उनकी रक्षा राक्षस देवता करेंगे। यदि हम उनमें से कुछ से छुटकारा पा सकें तो यह निश्चित रूप से आपके पवित्र युद्ध में एक अच्छी बाधा होगी। शेंग यू ने तुरंत उनके सुझाव को खारिज कर दिया। ऐसा नहीं किया जाएगा। अब आप गठबंधन के सुरक्षा लक्ष्य हैं। हम आपको राक्षस क्षेत्र में अपना जीवन जोखिम में डालने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? स्वाभाविक रूप से पीछे के दुश्मनों को संभालने वाले अन्य लोग भी होंगे। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है। इस निर्णय पर पहुंचने के बाद एलायंस ने आपकी टीम को एक अनिवार्य मिशन जारी किया है। उन्हें इसे पूरा करना होगा और उसके बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये कौन सा मिशन है? लॉन्ग हाओचेन ने बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा। शेंग यू के चेहरे पर धूर्त मुस्कान थी। इस मिशन को कठिन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आसान भी नहीं कहा जा सकता। आप सभी महान मंदिरों के कुलीन लोग हैं। हाओचेन के साथ अपने संबंधों के कारण उन्हें गठबंधन की स्वीकृति भी प्राप्त हुई। इसलिए गठबंधन ने निर्णय लिया कि अगली अवधि तक वे नया बनने के लिए अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे। गठबंधन को विरासत में मिली पीढ़ी, इसलिए उन्हें भोजन और प्रशिक्षण के लिए अपने अपने मंदिरों के कार्यों का पालन करते हुए अपने अपने मंदिरों के मुख्यालय में लौटना होगा, जब तक हर कोई स्नातक होने के योग्य नहीं हो जाता। वे सभी एक साथ आश्चर्य से चिल्लाए। यह अनिवार्य मिशन स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तिगत विकास के लिए एक अच्छी बात थी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उनकी टीम को अस्थायी रूप से अलग होना होगा। हम नहीं करेंगे, हम अलग नहीं होना चाहते। लिन शिन ने उत्सुकतापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की। शेंग यू सख्त हो गया। क्या आप इससे निपट सकते हैं? आप गठबंधन का हिस्सा हैं और दानव शिकारी के रूप में अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करना आपका कर्तव्य है। गठबंधन इसी आम सहमति पर पहुंचा है, मेरे सहित प्रत्येक मंदिर का समर्थन जीतना। इन वर्षों में उन्होंने पहले ही गठबंधन में बहुत योगदान दिया है, लेकिन उनकी ताकत पर्याप्त नहीं है। अब चूंकि वे राक्षसों के सीधे निशाने पर हैं, तो उन्हें मिशन पूरा करने देने का अंत केवल विनाश में होगा। तो अब उन्हें जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है वह एक स्थिर वातावरण है। सबसे बढ़कर लॉन्ग हाओचेन समय से पहले आगे नहीं बढ़ सकता है और खोज पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। लॉन्ग हाओचेन ने अपने साथियों को शांत होने का संकेत देने से पहले थोड़ी देर सोचा और शेंग यू से पूछा, परदादा, तो फिर हम एक टीम के रूप में कब मिल पाएंगे? शेंग यू ने हंसते हुए कहा, यह मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले उन सभी को व्यक्तिगत रूप से कम 7वें चरण तक पहुंचना होगा और उनके कप्तान के रूप में आपको 8वें चरण तक पहुंचना होगा और उन्हें विभिन्न मंदिरों द्वारा लगाए गए सभी परीक्षणों को पास करना होगा। जिस समय गठबंधन को उनकी आवश्यकता होगी, वे एक टीम के रूप में सुधार कर सकते हैं। अरे ठीक है, उन्हें अपने मंदिरों में भी विभिन्न सिद्धियां अर्जित करनी होंगी। उदाहरण के लिए हाओचेन को गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट बनने की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको गठबंधन के लिए खुद को साबित करना होगा।
जब आप अपनी सुरक्षा करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं तो एलायंस आपको मिशनों को जारी रखते हुए अपनी टीम में सुधार करने देगा। शेंग यू का स्पष्टीकरण सुनकर हर कोई शांत हो गया। वे सभी समझते थे कि गठबंधन उनकी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। पहला लक्ष्य जोखिम लेने से बचना था, उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने देना था। ये केवल उनके व्यक्तिगत महत्व के कारण नहीं था, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण रूप से लॉन्ग हाओचेन के महत्व और राक्षस देव स्तंभों को नष्ट करने की हाओयू की क्षमता के कारण था। कोई यह बता सकता है कि चूंकि गठबंधन ने उनकी रक्षा करने का निर्णय लिया है, इसलिए वे इसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर युद्ध के मैदान में उतरना उनके लिए आसान नहीं होगा। शेंग यू ने आगे कहा, उन्हें यहां अपनी वापसी को अत्यंत गुप्त रखना होगा। तुम्हारे लौटने की खबर रखने वाले सभी लोग तुम्हारे लिए चुप रहेंगे। लेकिन रजिस्टिंग डेमन माउंटेन रेंज दर्रे पर उनके हस्तक्षेप के कारण यह कहना मुश्किल है कि राक्षसों को उनके यहां आने की खबर मिली या नहीं। इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना होगा और जितनी जल्दी हो सके अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए अपने मंदिरों में लौटना होगा। बच्चों, गठबंधन भविष्य में आप पर भरोसा कर रहा है। हम जानते हैं कि इतने लंबे समय तक मिशन पूरा करने के बाद वे सभी एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह रखते हैं और अलग होने को तैयार नहीं हैं। लेकिन उनका जीवन केवल उनका अपना व्यवसाय नहीं है, बल्कि गठबंधन के भविष्य से कुछ और भी जुड़ा है। तो कोई बात नहीं, वे इस मिशन के महत्व को कमतर नहीं आंक सकते। जल्द से जल्द मिलने के लिए उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 200% प्रयास करने होंगे। जरा सोचिए कि वैसे भी अगर न उनके पास दानव देव कातिलों के बराबर ताकत हो जाए तो संभवतः कौन उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होगा। शेंग यू की धैर्यपूर्ण बातचीत के बाद लॉन्ग हाओचेन ने चुपचाप सिर हिलाया। परदादा, धन्यवाद। मेरी रक्षा करने के लिए गठबंधन को भी धन्यवाद देना चाहिए। निश्चिंत रहें, मैं सुधार के लिए बहुत मेहनत करूंगा। ये सिर्फ कईयर है। इस बिंदु पर पहुंचकर लॉन्ग हाओचेन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। चारों ओर मुड़कर देखा कि कईयर भी पीला पड़ गया था। वे एक पल के लिए चुप हो गए। शेंग यू ने आह भरी, कईयर को अभी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन इस स्मृति हानि का अनुभव करने के बाद उसे आराम करने के लिए भी लंबे समय की आवश्यकता है। चूंकि यहाँ वापस आने के बाद उसे कुछ यादें ताज़ा हुई, एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर रहना उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। निश्चिंत रहें, मैं उसके माता पिता से अच्छी बात करूंगा। आशा करता हूं कि वे उसकी यथासंभव मदद कर सकेंगे। और आपकी प्रतिभा को देखते हुए मुझे लगता है कि गठबंधन द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने में आपको केवल कुछ साल लगेंगे। इसके अलावा हत्यारे का मंदिर और शूरवीर का मंदिर बहुत दूर नहीं है। वहां वापस जाकर अपने प्रशिक्षण में कुछ उपलब्धियां हासिल करने के बाद क्या आपको इस लड़की को देखने का मौका नहीं मिलेगा? आराम से। भले ही एलायंस आपके कार्यों को हल्का करने के लिए सहमत न हो, जब आप 20 वर्ष की आयु पार कर लेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके विवाह समारोह की व्यवस्था करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कयर को आपके पास भेजूंगा। इन शब्दों को सुनकर लॉन्ग हाओचेन और कयर, जो मूल रूप से पीले दिख रहे थे, तुरंत शर्मा गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। कयर शर्मीला और खुश लग रहा था और लॉन्ग हाओचेन को खुशी के साथ साथ थोड़ी चिंता भी थी। चाहे कुछ भी हो, वह कयर की यादें वापस आने का इंतजार करेगा। नहीं तो आपको हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस होती रहेगी। सबसे बड़ी समस्या कयर से अलग होने की थी। 20 साल पुरानी बात यह थी कि कम से कम 2 साल और इंतजार करना पड़ता। जब कयर 20 वर्ष का होगा तो कम से कम 3 वर्ष बीत चुके होंगे। लॉन्ग हाओचेन इतने लंबे समय तक अलग होने के लिए बेहद अनिच्छुक थे। शेंग यू ने लॉन्ग हाओचेन के कंधों को थपथपाया। लड़के, तुम्हें समझना होगा कि यह पहले से ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा परिणाम है। गठबंधन केवल यही कर सकता था। उन्हें किसी और चीज की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत चले जाना होगा। मैं आपकी सुरक्षा के लिए हत्यारे के मंदिर से विशेषज्ञों को नियुक्त करूंगा। शांत रहो, मैं कयर की अच्छी देखभाल करूंगा। पाम। लॉन्ग हाओचेन ने शेंग यू परदादा के सामने घुटने टेक दिए। मैं अकेला हूं जो असफल रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसकी अच्छी देखभाल नहीं की, जिसके कारण उसने अपनी यादें खो दी। चूंकि मुझे उससे अलग होना पड़ेगा, इसलिए मेरी बस एक छोटी सी विनती है। हमारे अलग होने से पहले बस मुझे उसके और मेरे साथियों के लिए भोजन बनाने दीजिए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? लॉन्ग हाओचेन ने ऐसा कहते हुए सभी की आंखें लाल हो गईं। काइया खुद को लॉन्ग हाओचेन की बाहों में फेंकने वाली पहली महिला थी। हाओचेन, मैं कैप्टन रोब जमाना। शेंग यू ने अपना सिर उठाया, ऊपर देखते हुए अपनी आंखों से आंसुओं को रोकने की कोशिश की। ठीक है, मैं तुम्हें आधे दिन का समय दूंगी। रात को उन्हें निकलना होगा। मैं अपने लोगों को तैयार करूंगा।
इसके बाद उसकी आकृति चमकी और दृष्टि से ओझल हो गई। किसी की इच्छा के विरुद्ध अलग होना बहुत कष्टदायक बात थी। लॉन्ग हाओचेन का ग्रुप था ऐसी स्थिति का सामना करे। जब से वे प्रथम सैनिक ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के रूप में गठित हुए, उन्होंने एक साथ कई चीजों का अनुभव किया। वे सभी जीवन और मृत्यु की स्थितियों में एक साथ लाए गए थे, राक्षसों से एक साथ लड़ रहे थे। उनकी भावनाएं और एक दूसरे के साथ रिश्ते अब कॉमरेड या दोस्त जितने सरल नहीं रहे। वे ऐसे भागीदार थे जो एक दूसरे पर भरोसा करने में सक्षम थे। अच्छे भाई बहन और साथी सैनिक जो एक दूसरे के लिए अपना जीवन बलिदान करने का संकल्प रखते थे। अध्याय 469 माता भाग 1। इस दिन उन्हें अलग होने के लिए कहा गया, यह उनके लिए बहुत दुखद है। लॉन्ग हाओचेन ने व्यक्तिगत रूप से सभी के लिए खाना पकाया, लेकिन खाने के समय किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसे मत बनो, परदादा सही हैं। आज का अलगाव हमारे पुनर्मिलन को मजबूत बनाने के लिए है। मैं आपको अपना वचन देता हूं कि 2 साल के भीतर या शायद 3 साल के भीतर मैं टीम में सुधार करूं। उस समय हम पहले से ही एक किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड होंगे। और भले ही ये केवल एक अस्थायी अलगाव है, फिर भी हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। एलायंस के पास एक संचार प्रणाली है, इसलिए जब आप अपने संबंधित मंदिरों में पहुंचेंगे तो आपको मुझे पत्र द्वारा अपनी भलाई के बारे में सूचित करना होगा। लॉन्ग हाओचेन ने जितना हो सके अपने दिल में दर्द को दबाया और अपने साथियों को सांत्वना दी। लिन शिन, इस बार हमारे अलग होने के बाद आप ही हैं जिसके लिए सबसे कठिन समय होगा। अपनी खेती को जारी रखने के अलावा आपको और भी बहुत कुछ करना है। कृपया अपने भंडारण उपकरणों को इकट्ठा करें और मैं आपके उपयोग के लिए इटर्नल मेलोडी से सभी संसाधनों को स्थानांतरित कर दूंगा। आपके लौटने के बाद हमें आवश्यक सभी संसाधनों के लिए सौदे करना, विशेष रूप से वे जो सियरा रेयास और बोआज डेल बोस्क के साथ चलते हैं। उसके बाद आप बस फॉरेस्ट बोआ ट्रेनिंग पिल्स भेज सकते हैं और उन्हें सभी को वितरित कर सकते हैं, जबकि मेरे लिए मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान के चुने हुए व्यक्ति के जागृत होने के कारण मेरे शरीर में बड़े बदलाव आए और मुझे लगता है कि फॉरेस्ट बोआ ट्रेनिंग पिल्स का मुझ पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी को बेचने से पहले आपको युवान अयुवान के लिए एक अच्छा हथियार बनाने को प्राथमिकता देते हुए इन 100 स्ट्राइप्स का अच्छा उपयोग करना होगा। लिन शिन ने शांति से सिर हिलाया, लॉन्ग हाओचेन के शब्दों को अपने दिल में कैद कर लिया। लॉन्ग हाओचेन ने आगे कहा, यद्यपि सृजन पहलू महत्वपूर्ण है, आपकी खेती भी महत्वपूर्ण है। आप नहीं चाहते कि आपके और दूसरों के बीच कोई अंतर पैदा हो। हालांकि हमारे गठबंधन में उतने अधिक कीमियागर नहीं है, फिर भी कुछ हैं। मेरा मानना है कि पूरे गठबंधन में कम से कम एक और अद्भुत कीमियागर है। हम अपनी यात्रा से इतनी अच्छी चीजें वापस ला रहे हैं, आप हमारी गोलियां बनाने में मदद के लिए कम से कम किसी कीमियागर को नियुक्त कर सकते हैं। आपको सब कुछ स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है और आपको विकास के लिए कुछ समय आवंटित करने की आवश्यकता होगी। साथ ही अन्य संसाधन आपके अपने उपयोग के लिए हैं। अलगाव की इस अवधि के दौरान किसी को भी उपकरण का कोई भी टुकड़ा खुद नहीं खरीदना चाहिए और कुछ खर्चों से बचने के लिए उपकरण खरीदने की जिम्मेदारी लिन शिन पर छोड़ देनी चाहिए। लिन शिन, याद रखें कि खर्च करने से न डरें और कम से कम पौराणिक स्तर के उपकरण ही खरीदें। यदि कुछ महाकाव्य स्तर का गियर दिखाई देता है तो इसके लिए जाएं। जैसा कि सभी ने रेसिस्टिंग डेमन माउंटेन रेंज पास पर उस पिछली लड़ाई के दौरान देखा था, 9वें होली गार्ड के जादू की पूरी ताकत एक निषिद्ध जादू नहीं थी, बल्कि कुछ और थी अतुलनीय शक्ति के साथ। इसलिए लिन शिन, आपका दूसरा मिशन आपकी अपर्याप्त आक्रामक शक्ति को संतुलित करने के लिए अग्नि तत्व के निषिद्ध मंत्र की एक स्क्रॉल की खोज करना होगा। हमारी टीम के लिए ये ठीक है कि आप एकमात्र जादूगर हैं और अग्नि तत्व स्क्रॉल हमारी रुचि के लायक है। जब तक आपको कोई अनुकूल नियम मिल जाए, आप उसे खरीद सकते हैं। यदि लॉन्ग हाओचेन के शब्द अन्य दानव हत्यारों द्वारा सुने जाते तो वे निश्चित रूप से उसे चौड़ी आंखों से देखते, लेकिन इस स्तर पर उनका समूह वास्तव में जबरदस्त और समृद्ध था। बाकी सब छोड़ दें तो अकेले जंगल के राजा बोआ का मांस पहले से ही एक अमूल्य खजाना था। बहुत समय पहले दर्ज किया गया एक विलुप्त जादुई जानवर होने के कारण इसके शरीर का उपयोग इतना अच्छा था कि कोई कल्पना भी कर सकता था। और साधारण वन बोआ की आंतरिक गोली और पित्त भी अच्छी चीजें थीं। और वह राक्षस क्षेत्र से जो कुछ वे वापस लाए थे उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा था। बस 8वें चरण में राक्षसों की संख्या ने लॉन्ग हाओचेन के शाश्वत मेलोडी को भर दिया और उसके ऊपर लिन शिन के पास एंड्रोमेलियस की लाश थी। आपका मिशन भारी है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आप इसे अपनी खेती पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालने दे सकते, समझे? लॉन्ग हाओचेन ने लिन शिन को चेतावनी देना जारी रखा।
लिन शिन ने बार बार सिर हिलाया, उसकी आंखें लाल हो गईं। बॉस, निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से पीछे नहीं रहूंगी। लॉन्ग हाओ चेन ने सिमा जियान की दिशा में मुड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सिमा, पुजारी मंदिर के किनारे लौटने के बाद आपको परिश्रमपूर्वक प्रशिक्षण जारी रखना होगा और आवेग में कार्य नहीं करना होगा। अपने प्रशिक्षण में मार्गदर्शन के लिए अपने शिक्षक से पूछें। मेरा मानना है कि एक अनुशासनात्मक पुजारी की राह इतनी आसान नहीं होगी, इसलिए यदि संभव हो तो अपने पुजारी मंदिर के रिकॉर्ड देख लें। फॉरेस्ट बोआ बोआ ट्रेनिंग पिल्स जो लिन शिन बनाएंगी, आपको प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति की जाएंगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि युद्ध में जल्दबाजी न करें और पुजारी के मंदिर की व्यवस्था पर कायम रहें। जहां तक रिटेनर अनुबंध का सवाल है, आपको और हान यू को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं भगवान का चुना हुआ बन गया तो अनुबंध में दूरी के प्रतिबंध गायब हो गए। अब से लेकर हमारे मिलने के समय तक अनुबंध वही रहेगा। सिमा जियान के हाथों ने उसके गंजे सिर को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उसे नीचे कर दिया। वह बाहर से जंगली और सख्त दिखता था, लेकिन उसका दिल काफी संवेदनशील था। इस समय उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें बिखरी हुई थीं और उसके मन में अपने साथियों के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई के दृश्य चमकते रहे। एक क्षण के लिए वह बिल्कुल चुप हो गया। लॉन्ग हाओ चेन ने हल्की मुस्कान प्रकट की और नीलामी घर की उस लड़की फैंगलिंगर के बारे में मत भूलना। उसे इतने समय से आपकी बात सुनने का इंतजार करना चाहिए था। युवान युवान योद्धा के मंदिर में लौटने के बाद आपको लिन शिन के संपर्क में रहना होगा। इससे आपको एक अच्छा हथियार पाने में मदद मिलेगी। महान प्रयासों के साथ प्रशिक्षण लें, उस दिन के लिए प्रयास करें जब आप सभी 7 अंतरिक्ष रत्नों को दिव्य आत्मा शील्ड में एम्बेड करने में सक्षम होंगे। हाँ, वांग युवान के होंठ आपस में चिपके हुए थे। वह लॉन्ग हाओ चेन को देख रहा था और वह बार बार सिर हिला रहा था। लॉन्ग हाओ चेन ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, हर किसी की तरह मत बनो। ऐसा नहीं है कि आज आखिरी दिन है जब हम एक दूसरे से मिलेंगे। अलगाव का ये समय अगली बार के लिए और अधिक तैयार होने के लिए ही है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं उन सभी को देखूंगा तो वे बड़े हो गए होंगे। मुझसे ज्यादा ताकतवर यंग एयर, वास्तव में आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिससे मुझे अधिक उम्मीदें हैं। आपने कहा था कि जब आप 7वें चरण पर पहुंचेंगे तभी आपकी क्षमता वास्तव में सामने आएगी। अब आप 7वें चरण से केवल एक कदम दूर हैं। अगली बार जब हम मिले तो तुम्हें हमें दिखाना होगा कि तुम कितने मजबूत हो। अपेक्षाओं के विपरीत चेन यंगर अपनी प्रतिक्रिया में वांग युवान से अधिक मजबूत लग रही थी। कैप्टन, निश्चिंत रहें। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं समूह में देरी नहीं करूंगा और टीम की मुख्य ताकतों में से एक बन जाऊंगा। मैंने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन वास्तव में मेरी सहज आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा 92 इकाइयां है। मैंने पहले जो कहा वह झूठ था। वह इस पल में हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया किसी और भगवान का चुना हुआ। चेन यंग र की नजर निराशाजनक और दुखद थी। यह उसका मेरी दादी से किया हुआ एक वादा था। जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा की 9वीं से अधिक इकाइयों के साथ चुने गए एक अन्य देवता के रूप में भी मैं बहुत कमजोर हूं। 7वीं सीढ़ी पर पहुंचने से पहले मेरी योग्यताएं चमकने का नाम नहीं लेती। उस तक पहुंचने के बाद ही मैं सेंट सोल गर्ल की काया को संभाल सकता हूं और उस क्षण मेरी जागृति तुरंत हो जाएगी। उस समय मैं ये जियाओली की तरह जादुई जानवरों के साथ संवाद करने की क्षमता हासिल कर सकता हूं। मुझे खेद है कि मैंने इसे सभी से छुपाया। यह एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में आत्मा मंदिर में भी केवल दादी ही जानती है। लॉन्ग हाओ चेन को सुखद आश्चर्य हुआ और उसने अपना कंधा थपथपाते हुए कहा, यंग र, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सबके अपने अपने रहस्य हैं। सबसे बढ़कर ये यहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए एक अच्छी बात है। चूंकि चीजें ऐसी हैं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपका जागरण निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। लेकिन करियर के सबक से सीखने में सावधानी बरतें। जब तक आप 7वें चरण से गुजरेंगे, आपको एक सुरक्षित स्थान पर होना होगा और आत्मा मंदिर की महाशक्तियों में से एक आपकी रक्षा करेगी। चेन यंग र ने गर्व से उत्तर दिया, कप्तान, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मेरा लक्ष्य 8वां चरण है। मैं निश्चित रूप से सभी को टॉप करूंगा। लॉन्ग हाओ चेन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। चेन यंग र के चेहरे पर गर्व की झलक अचानक गायब हो गई और आंसू बहने लगे। कैप्टन, मैं हर किसी से गले मिलना चाहता हूं। कर सकना। भले ही वह वांग युवान से अधिक मजबूत लग रही थी, लेकिन उसकी ताकत की अपनी सीमाएं थीं। बिल्कुल। लॉन्ग हाओ चेन अपन चेहरे पर वही कुंठित मुस्कान लेकर खड़ा हुआ और चेन यंग र का स्वागत करने के लिए अपनी बाहें फैला दी।
1 घंटे बाद अन्य लोग लॉन्ग हाओचेन और कइयर के लिए जगह छोड़कर अपने अपने कमरे में लौट आए। वे टीम में एकमात्र जोड़े थे और इन लवबर्ड्स ने सच्चे दर्द और दुख का अनुभव किया। यद्यपि वे अत्यंत अस्वस्थ थे, बाकी लोग उन्हें केवल अधिक समय दे सकते थे। अगर हम छत पर बैठे तो कैसा रहेगा? अच्छा, उन दोनों के बीच एक दूसरे को गले लगाते हुए कइयर रो नहीं रही थी, केवल लॉन्ग हाओचेन के शरीर से कसकर चिपकी हुई थी। हाओचेन, क्या आपको लगता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे अपनी सारी पिछली यादें याद आ जाएंगी? कइयर ने धीरे से पूछा। लॉन्ग हाओचेन ने शांति से अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। कइयर ने फिर पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें वापस लाऊं? इस बार लॉन्ग हाओचेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बेशक उसे उम्मीद थी कि वह अपनी यादें वापस पा लेगी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह अपने अतीत की दर्दनाक बातें याद रखे। मैं निश्चित रूप से अपनी यादें वापस पा लूंगा। वही ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरी यादों में आपका अस्तित्व कैसा है। मुझे यकीन है कि एक बहुत ही खास एहसास है। कइयर ने लॉन्ग हाओचेन की ओर देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी की। सूरज की रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा और भी अधिक चमकीला लग रहा था। वह बहुत सुंदर है और बहुत मजबूत है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से वह मेरे साथ व्यवहार करता है वह ऐसा है। तो हालांकि कइयर धीरे धीरे इसे स्वीकार करने लगी थी, लेकिन उसकी यादों की परछाइयां आखिरकार उसके सिर में समा गईं। उसने महसूस किया कि यह ऐसा था जैसे उन दोनों के बीच एक दूरी बन गई हो, जैसे कि इसने उसे अपने वास्तविक स्वरूप के साथ उसका सामना करने में असमर्थ बना दिया हो। कई के बालों को हल्के से सहलाते हुए लॉन्ग हाओचेन को अंततः सहजता का एहसास हुआ। उसकी नज़र बहुत गर्म थी। वह उस बाधा को भी महसूस करने में सक्षम था जो उसके और कइयर के बीच बनने लगी थी, लेकिन वह चिंतित नहीं था और वह उस पर दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि उसका मानना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी यादें एक दिन वापस आएंगी या नहीं। वह उसका दिल वापस जीत लेगा। अलगाव एक प्रकार की स्थिरता बनाएगा जिससे हर कोई अपने दिल को शांत कर सकेगा। शायद अगले ही पल जब वे मिले तो उसे सचमुच सब कुछ याद आ गया होगा। यह अस्थायी अलगाव केवल एक बेहतर पुनर्मिलन का संकेत दे रहा था। अध्याय 470 माता भाग 2। दोनों बैठे थे। जैसे ही सूरज डूबा, लॉन्ग हाओचेन उदास होकर चला गया। कइयर अभी भी बैठी थी। जैसे ही चंद्रमा ने आकाश में सूर्य का स्थान ले लिया, उसकी आंखों से आंसू उसके नियंत्रण से परे बह रहे थे। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। लॉन्ग हाओचेन और हान यू 4 छिपे हुए शूरवीरों के साथ एक साथ यात्रा कर रहे थे। युद्ध के इतने महत्वपूर्ण चरण में शेंग यू अपनी सेना से यह सर्वोत्तम प्रयास कर सकता था, और उसका कार्य निश्चित रूप से उन्हें उत्तर की ओर ले जाना था, जब तक कि वे नाइट के मंदिर प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास तक नहीं पहुंच गए। शेंगमो डालू की किंवदंतियों में कहा गया था कि ड्रैगन आमतौर पर उत्तर पूर्व में रहते थे। ड्रैगन के आक्रमणों का विरोध करने के लिए प्राचीन काल के मनुष्यों ने ड्रैगन के आक्रमणों का विरोध करने के लिए इस प्रतिरोधी ड्रैगन दर्रे की स्थापना की। पहाड़ों में अन्य दर्रों की तुलना में रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन दर्रा काफी चिकने इलाके पर था, जो पूरी तरह से बर्फ और बर्फ से ढका हुआ था। पूरे वर्ष बर्फ गिरती रही और अक्सर मौसम की घटना बर्फ और बर्फीले तूफान की निषिद्ध अवधि जितनी गंभीर होती। सर्वशक्तिमान महान प्रकृति इस पहाड़ी दर्रे की प्राकृतिक बाधा बन गई। इसलिए भले ही नाइट टेम्पल 6 महान मंदिरों का नेता है, लेकिन इसके प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास पर अक्सर हमला नहीं हुआ था। इसके अलावा रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास मूल रूप से ड्रैगन के हमलों का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था। टेम्पल एलायंस के 6 महान चरणों में से ये सबसे प्रभावशाली था, जिसमें प्राचीन काल से विरासत में मिले सबसे शक्तिशाली हथियार भी थे। छोड़ने का दर्द आगे बढ़ने के लिए उनकी प्रेरणा शक्ति बन गया। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास किले के सबसे करीब था, और लॉन्ग हाओचेन और हान यू 4 छिपे हुए शूरवीरों के संरक्षण में थे। बारी बारी से हर दिन पैदल यात्रा करने और उड़ान भरने से उन्हें इस पर्वत तक पहुंचने में केवल 5 दिन लगे, जहां नाइट टेम्पल का मुख्यालय था। जैसा कि उन्हें एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास द्वारा सूचित किया गया था, ड्रैगन माउंटेन पास का विरोध करने वालों को भी महान राक्षस सेनाओं के हमलों का सामना करना पड़ा। लड़ाइयां गंभीर थीं, लेकिन एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास की तुलना में स्थिति बेहतर थी। रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास में प्रवेश करने से पहले उन्होंने इससे जुड़ी जानकारी हासिल की। बाहर दानव देवता दानव भालू के नेतृत्व में पहली, तीसरी और चौथी कुलीन सेनाएं थीं, और 2 बड़ी सेनाएं थीं जो क्षेत्र में तैनात अन्य दानव देवताओं की सहायता से थीं। हालांकि प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रे के बाहर की स्थितियां घृणित थीं, लेकिन वहां तैनात सैनिक बिना किसी अपवाद के केवल राक्षस जाति के कुलीन वर्ग के थे।
सेना में कुल मिलाकर केवल 3 लाख सैनिक थे, लेकिन कुल मिलाकर उनकी युद्ध शक्ति एक्सोर्सिस्ट पर्वत दर्रे की और 10 लाख से अधिक थी। छिपे हुए शूरवीरों से लोंग हाओचेन और हान यू को जानकारी मिली कि इस पवित्र युद्ध में वास्तव में सभी राक्षसी ताकतें शामिल थीं। 72 राक्षस देवताओं में से 56 शामिल थे, मनुष्यों के पर्वत के प्रत्येक चरण के लिए 8। दानव देवता सम्राट महान युद्ध क्षेत्र के पीछे 7 दानव देवताओं का नेतृत्व कर रहे थे और संभावित रूप से युद्ध क्षेत्र के दोनों ओर प्रकट हो सकते थे। और वास्तव में दानव देव सम्राट चंद्रमा दानव देवता अगारिस और तारा दानव देवता वासागो के साथ थे। कुल मिलाकर इन 3 शक्तियों में इतनी ताकत थी कि कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है। और इस बार टेम्पल अलायंस डेमन हंट स्क्वाड ने निर्णायक भूमिका निभाई। जिस समय राक्षसों ने टेम्पल अलायंस के खिलाफ पवित्र युद्ध शुरू करने की घोषणा की, उच्च रैंक वाले दानव शिकार दस्ते दानव देवता सम्राट की ओर से होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क थे और किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थे। और इस वजह से दानव देवता सम्राट जल्दबाजी में शामिल नहीं हुए। लेकिन कौन जानता था कि यह निरोधक प्रभाव कितने समय तक रहेगा। 5 दिनों की यात्रा के बाद लोंग हाओचेन और हान यू की उदासी और अलगाव के बारे में उनका दुख अंततः कम हुआ माना जा सकता है। 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड को अस्थायी रूप से अलग कर दिया गया था। हालांकि अलगाव दर्दनाक था, फिर भी वे सभी दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। अपनी खेती में बहुत मेहनत करने के लिए, उस समय की तैयारी करने के लिए जब टीम में सुधार होगा। टेम्पल अलायंस ने उसे अलग क्यों कर दिया और प्रशिक्षण के लिए अपने अपने मंदिरों में लौट आए? क्या ये निश्चित रूप से उनकी अपर्याप्त ताकत के कारण नहीं था, क्योंकि वे उन्हें राक्षस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने में सहज नहीं थे? लोंग हाओचेन और काइया महत्वपूर्ण सुरक्षा लक्ष्य थे, विशेष रूप से लोंग हाओचेन जिसे गठबंधन ने संरक्षित करने का निर्णय लिया था। राक्षसों के खिलाफ भविष्य के प्रतिरोध की आधारशिला के रूप में उनकी स्थिति थी और दानव देव स्तंभों को नष्ट करने की उम्मीद रखने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। इसलिए टेम्पल अलायंस ने उन्हें अस्थायी रूप से छिपाने का फैसला किया, लेकिन इसकी अवधि पहले से निर्धारित करना मुश्किल था। लेकिन कम से कम शेंग यू ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। लोंग हाओचेन के लिए गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइटहुड अर्जित करते समय कम से कम 7वें या 8वें चरण के माध्यम से सभी को तोड़कर उन्हें अपने दानव शिकार दस्ते में सुधार करने और राक्षसों से लड़ने का मौका मिल सकता है। इसलिए इसे यथाशीघ्र सुधारना ही आपके पास एकमात्र मौका है बढ़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, अभी के लिए और भविष्य के लिए। लेकिन लोंग हाओचेन और हान यू की उम्मीदों के विपरीत, जब तक वे एंड्योरिंग ड्रैगन माउंटेन पास सिटी में लौटे, नाइट टेम्पल ने पहले ही उनके आगमन के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था और उनके पास लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उनके स्वागत के लिए जो लोग मौजूद थे वे ज्यादा नहीं थे, बस 1 दर्जन के करीब थे। लेकिन जब लोंग हाओचेन ने सामने 2 लोगों को देखा तो वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। आगे बढ़ते हुए लोंग हाओचेन ने एक भावनात्मक रोना जारी किया, जमीन पर घुटने टेक दिए और अपने दिल की गहराइयों से चिल्लाया, माँ। ठीक है, उन 2 लोगों में से जो उनका इंतजार कर रहे थे, उनकी माँ बाई यू भी थी। उन वर्षों में अपने माता पिता को छोड़ने के बाद से लोंग हाओचेन 5 साल से अधिक समय से अपने माता पिता से नहीं मिले थे। बाई यू को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर वह कैसे भावुक नहीं हो सकता था। अतीत की तुलना में ऐसा लगता है कि बाई यू ने अपनी बीमार शक्ल खो दी है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी पतला और पीला दिख रहा था। लड़खड़ाते हुए वह लोंग हाओचेन से मिलने के लिए दौड़ी। उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। बचपन से ही लोंग हाओचेन अपनी माँ के साथ बड़ा हो रहा था और बाई यू के लिए उसकी भावनाएं सबसे गहरी थीं। माँ और बेटे जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे जब तक कि लोंग जिंगयू उनकी तलाश में नहीं आया, जब उनका परिवार अंततः एक साथ आया। इतने लंबे समय तक अलग रहने और अपनी माँ को सामने देखकर लोंग हाओचेन बेहद भावुक हो गए। बाई यू के पक्ष में खड़े एकमात्र व्यक्ति उनके पिता लोंग जिंगयू नहीं थे, बल्कि लोंग हाओचेन की नज़र में सबसे सम्मानित बुजुर्गों में से एक, नाइट टेम्पल लीडर और सुरक्षा और दया के दिव्य सिंहासन के वाहक यांग हाओहान थे, जिन्हें के नाम से भी जाना जाता है रक्षा और रणनीति के दिव्य शूरवीर। यांग हाओहान अभी भी उसी शक्ल सूरत के साथ बने हुए हैं। माँ और बेटे से दोबारा मिलने पर वह परेशान नजर आ रहे थे। अपने बेटे को देखकर बाई यू को ऐसा लगा जैसे वह उसे काफी देर तक देखने से परे थी। 5 साल तक उसे देखे बिना लोंग हाओचेन उन दिनों की युवावस्था से ही एक लंबा और भव्य युवक बन गया था। उसके चेहरे पर बच्चों जैसा स्वभाव गायब हो गया, उसकी जगह एक स्थिर, लगातार टकटकी थी। अपने बेटे को कठिनाई से धीरे से सहलाते हुए बाई यू ने कुछ नहीं कहा।
एक माँ होने के नाते वह 5 साल से ज्यादा समय से अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। आखिरकार उनसे मिलकर उनकी सोच की रूपरेखा की अच्छी तरह कल्पना की जा सकती है। माँ और बेटा एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रो रहे थे। किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। वे सभी जानते थे कि उनके मन में प्रकट होने के लिए बहुत सारी भावनाएं हैं, विशेषकर लॉन्ग हाओचेन। इस बार उनकी टीम अलग हो गई और मूल रूप से बुरा महसूस करते हुए वह अंततः अपनी मां से मिले। उसके सामने वह सिर्फ एक लड़का था, किसी दानव शिकार दस्ते का कैप्टन नहीं। उस पल में उसके कंधों पर सभी भारी बोझ पूरी तरह से हल्के हो गए थे। हान यू यांग हाओहान के सामने खड़ा था, उसके पक्ष में रहने से पहले उसे सम्मान दे रहा था। लॉन्ग हाओचेन का ऐसा दृश्य देखने वाला ये पहला था। इस समय वो महसूस कर सकता था कि लॉन्ग हाओचेन उससे बहुत छोटा था, और उतना नहीं जब उसने उसके कप्तान और उत्कृष्ट रणनीतिज्ञ के रूप में काम किया था। काफी देर तक रोने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने आखिरकार अपनी उदास भावनाओं को व्यक्त करना समाप्त कर दिया। तुरंत अधिक स्वतंत्र महसूस करते हुए उसने अंततः समर्थन किया उसकी मां को उठने के लिए। फिर यांग हाओहान को अपना सम्मान देते हुए लॉन्ग हाओचेन ने गठबंधन नेता का अभिवादन किया। दादाजी यांग, क्या आप ठीक हैं? ठीक है। यांग हाओहान न केवल नाइट टेम्पल के नेता थे बल्कि गठबंधन के नेता भी थे। नाइट टेम्पल अन्य मंदिरों जैसा नहीं था। केवल वही व्यक्ति जो दिव्य शूरवीर बन सकता है, सहायक हॉल मास्टर के बजाय हॉल मास्टर बन सकता है। इसलिए इस दिन मंदिर के शूरवीर के पास 3 दिव्य शूरवीर और 3 हॉल मास्टर मौजूद थे। ये बात अन्य मंदिरों के लिए विशिष्ट और निर्विवाद थी। आखिरकार डिवाइन नाइट्स हमेशा 9वें चरण की सबसे मजबूत मानव शक्तियों में से एक रहे हैं। यांग हाओहान ने जवाब में सिर हिलाते हुए उसे हल्की सी मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारे लिए कठिन था, लड़के। लॉन्ग हाओचेन ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और अपनी मां की ओर देखकर अवाक रह गया। यांग हाओचेन ने चौथे हिडन नाइट से कहा, यह उन चारों के लिए कठिन था। यदि आप चाहें तो कृपया हमारे शहर में आराम करें। हिडन नाइट्स नेता ने उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद एलायंस लीडर, लेकिन बेहतर होगा कि हम वापस लौट जाएं। नेता शेंग यू हमारी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, और एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को अभी भी हमारी जरूरत है। यांग हाओहान ने उसकी बातों पर सहमति जताते हुए और कुछ भी जोर नहीं दिया। 4 छिपे हुए शूरवीरों ने एक बार फिर उसे सलाम किया, उसके बाद तुरंत गायब हो गए। चूंकि लॉन्ग हाओचेन को सुरक्षित रूप से यांग हाओहान के पास भेज दिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से खतरे की कोई चिंता नहीं बची थी। वह एक दिव्य शूरवीर था, एक ऐसा अस्तित्व जिसका सामना दानव देवता सम्राट को भी गंभीरता से करना पड़ा था। लॉन्ग हाओचेन अंततः अपनी मनम जी स्थिति से उबर गए। अपनी मां को सहारा देते हुए उसने पूछा, मां, पिताजी के बारे में क्या आप अभी भी अग्रिम पंक्ति में हैं? लॉन्ग हाओचेन का जिक्र सुनकर लॉन्ग जिंगयू, यांग हाओहान और बाई यू के भाव थोड़े बदल गए। बाई यू ने धीरे से उत्तर दिया, बेटा, हम शहर में प्रवेश करने के बाद इस मामले पर चर्चा करेंगे। लॉन्ग हाओचेन के दिल में एक अशुभ भावना भर गई। उसकी आंखें अचानक झुक गईं। मां, पिताजी, वह इतने वर्षों तक मानव और राक्षसों का अभियान चला। हालांकि लॉन्ग जिंगयू एक दिव्य शूरवीर था, युद्ध के मैदान में मरना उसके लिए असंभव नहीं था। एक पल के लिए लॉन्ग हाओचेन को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती पर किसी तेज ब्लेड से हमला किया गया हो। उसके गाल पूरी तरह से लाल हो गए। अपने बेटे का चेहरा देखकर बाई यू तुरंत चिंतित हो गईं। हाओचेन, कहीं भटकने वाले विचार न आ जाएं। जरूरी नहीं कि आपके पिता को समस्या हो। लॉन्ग हाओचेन ने झट से पूछा, बस क्या हुआ? माँ, जल्दी बताओ। ऐसा लग रहा था कि बाई यू अब इस मामले को छिपाकर रखने में असमर्थ होगी। उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, मूर्ख लड़के, क्या तू जानता है कि फिर तेरे माता पिता ने तुझे क्यों छोड़ दिया? लॉन्ग हाओचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, क्या आपने मुझे नहीं बताया कि संरक्षण में रहने वाला चूजा कभी भी अपने आप पंख नहीं उगा पाएगा? क्या ये सुनिश्चित करने के लिए नहीं है कि मैं प्रशिक्षण में बहुत प्रयास कर सकूं और बहुत सारे प्रयोग कर सकूं और भविष्य में नाइट टेम्पल में उनसे मिलने के लिए खुद को बेहतर बना सकूं?